हेलो एवरीवन। जय हिंद। तो फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। मैं बीते काफी दिनों से आप लोगों को कह रही थी कि बीते एक साल का करंट अफेयर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उसी की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिछले 6 महीने का करंट अफेयर। 6 महीने मतलब कि मई 2023 से लेकर के अक्टूबर 2023 तक का कंप्लीट करंट अफेयर ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब बाकी के महीने के कहाँ गए? देखिए, यदि आप लोगों को याद होगा तो जनवरी 2023 से लेकर के अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा रखा है। और इसमें भी मैंने लास्ट ईयर के जो लास्ट के 2 मंथ थे, नवंबर दिसंबर, इसके भी क्वेश्चंस ऐड किए थे। तो उस हिसाब से ये जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी इसमें लगभग लगभग 300 प्रश्न हमने डिस्कस किए थे। और इसकी A4 साइज पीडीएफ मैंने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है हमारे चैनल का, कल्याणी मैम ऑफिशियल, इस पर शेयर भी कर दिया था। तो उसी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ाने से कोई मतलब है नहीं। जनवरी से अप्रैल तक का कंटेंट ये डन है। अब आज की क्लास में हम शुरू करेंगे मई का करंट अफेयर। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है। अब बाकी जो आपका पिछला क्लास हुआ था, पिछली मैराथन क्लास, इसमें आप लोगों ने 300 क्वेश्चन देखे थे। अब बीते जो 6 महीने की क्लास है, ये जनवरी, माफ कीजिएगा, मई से अक्टूबर की, इसमें लगभग आपके इंपॉर्टेंट 450 प्रश्न हो रहे हैं। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ बहुत लंबी क्लास करने से कोई मतलब है नहीं। जब भी लंबी क्लास होने के चांस आते हैं हम इसे 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। तो सेम आज भी करेंगे। ये जो 6 महीने के करंट अफेयर है इसमें आज हम 225 क्वेश्चन लगभग डिस्कस कर लेंगे। सेकेंड पार्ट जस्ट 2 दिन बाद अपलोड होगा, इसमें 225 प्रश्न। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप बोर भी नहीं होंगे। 225-25 करके पढ़ेंगे, लंबी क्लास ज्यादा नहीं होगी, तो इसमें आप बोर भी नहीं होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं मई का करंट अफेयर। मई में ही फिल्म फेयर अवार्ड घोषित किए गए थे। इस फिल्म फेयर अवार्ड के 2-4 क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। देखिए, मैं कभी भी आपको फिल्मों का अवार्ड बताती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि इसमें 3 कैटेगरी ही इंपॉर्टेंट है। काफी सारी कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, मेकअप, म्यूजिक, लेकिन मैं आपको हमेशा कहती हूँ बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस और बेस्ट फिल्म, 3 कैटेगरी ही आपको याद रखने की जरूरत है इसमें, जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे हम फिल्म फेयर अवार्ड से। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था अभिनेता राजकुमार राव ने, इनकी फिल्म बधाई दो के लिए, और इस फिल्म के डायरेक्टर हर्षवर्धन कुलकर्णी रहे थे। बेस्ट एक्ट्रेस की यदि मैं बात करूं तो ये है आलिया भट्ट, इनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। इतनी जल्दी स्किप नहीं करेंगे भाई हम क्वेश्चन, आप जानते ही हैं। डेली करंट अफेयर में हम क्या करते हैं, डेली तो 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेकिन मिलते जुलते 4 ऑप्शन रखते हैं, ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 4 फैक्ट कवर हो सके। तो ये जो आपकी सीरीज चल रही है, कहने के लिए तो 450 प्रश्न है। आप इस वीडियो को जब खत्म होने लगेगा तब आप खुद एनालिसिस करेंगे कि आपके 1000 से अधिक क्वेश्चंस इसमें कवर हो गए हैं। ठीक है। तो चलिए, राजकुमार राव, इन्होंने जीता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, किसमें? फिल्म फेयर अवार्ड में। इसी साल भाई आईफा अवार्ड भी तो प्रोवाइड कराए गए हैं। आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है ऋतिक रोशन ने, इनकी फिल्म विक्रम वेधा के लिए। यहां से स्टार लगाऊंगी मैं अल्लू अर्जुन के नाम पर। क्यों? क्योंकि अभी अक्टूबर के महीने में जो नेशनल फिल्म अवार्ड प्रोवाइड कराए गए, इस नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्होंने ही जीता है, इनकी फिल्म पुष्पा के लिए। रणवीर कपूर, तो इन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड जीता था ब्रह्मास्त्र, इस फिल्म के लिए नवंबर दिसंबर के आसपास इसकी घोषणा की गई थी। चलिए, अब मैंने क्या कहा, बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में ये अवार्ड आलिया भट्ट ने जीता है। तो मैं आप लोगों के लिए याद करना आसान कर देती हूँ। देखिए, अभी इस साल जो दादा साहब फाल्के अवार्ड रहा, इसमें बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड हस्बैंड वाइफ ने जीता है। हस्बैंड रणवीर कपूर, वाइफ आलिया भट्ट। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड, ये तो यहां पर मेंशन ही है इसलिए दोबारा नहीं लिखूंगी। फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा आईफा अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, मतलब कि चाहे मैं दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करूं, चाहे फिल्म फेयर, चाहे आईफा, चाहे नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूं, इन सभी में बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट ही रही है, इनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बस इसमें एक एडिशनल चीज आपको याद रखनी है कि नेशनल फिल्म का अवार्ड संयुक्त रूप से कृति सेनन और आलिया भट्ट दोनों ने ही जीता है। कृति सेनन ने अपनी फिल्म मिमी के लिए यह अवार्ड जीता है और आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए।
कंगना रनौत से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? 4 नेशनल अवार्ड जीतने वाली इकलौती अभिनेत्री कंगना रनौत हो जाएंगी। 2020 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आशा पारिक को दिया गया, और अभी 2021 की भी विजेता की घोषणा हो गई है, वो वहीदा रहमान है ना। तो अक्टूबर के करंट अफेयर पहुंचते पहुंचते ये सारी चीजें आप रिपीट और रिवाइज कर पाएंगे। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म कौन सी रही है? तो अगेन गंगूबाई काठियावाड़ी बेस्ट फिल्म चुनी गई है, और इनके जो डायरेक्टर हैं ये हो जाएंगे संजय लीला भंसाली। ठीक है। जिस दादा साहब फिल्म अवार्ड की मैंने बात करी, इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म रही है द कश्मीर फाइल्स रही है, और इसमें फिल्म ऑफ द ईयर ये रही है RRR। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। दोनों दादा साहब फाल्के अवार्ड की ही मैं बात कर रही हूं। आगे चलते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो बेस्ट डायरेक्टर भी यहां से मैंने मेंशन कर दिया है, गंगूबाई काठियावाड़ी के जो डायरेक्टर है इन्होंने जीत लिया है। अभी SS राजामौली, MM किरावनी सबका डिस्कशन आने वाला है जब हम ऑस्कर अवार्ड डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए चिंता ना करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में FIR दर्ज की गई, इनका नाम क्या है? मई के महीने में काफी ज्यादा हाईलाइटेड मुद्दा था ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। देखिए, दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह के खिलाफ अप्रैल के लास्ट में कनॉट पुलिस स्टेशन में 2 FIR दर्ज की। पहली, दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग रेसलर से यौन शोषण के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की, और दूसरी FIR यहां से चर्चे में आई न्यूज, 6 महिला रेसलर्स ने यौन शोषण के आरोप में इन पर FIR दर्ज कराई है। ठीक है। महिला पहलवानों ने 2022 में ही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है इनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। कार्यवाही ना होने के कारण अभी आपको मालूम होगा मई में ही जंतर मंतर में ये धरना दिया। हालांकि ये न्यूज काफी समय से चर्चे में है, लेकिन अभी कुछ ज्यादा ही हाईलाइट हो गई थी। ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1927 में की गई, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में हो जाएगा। अब खेलों से महत्वपूर्ण जो संगठन है भारत में, उसके अध्यक्ष का नाम मैंने मेंशन किया है, जैसे कि BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष रोजर बिन्नी है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तर्की, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के कल्याण चौबे हो जाएंगे। आगे चलते हैं। एशिया में ADB का सबसे बड़ा ऋण प्राप्तकर्ता देश यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा लोन किस देश को दिया है? तो ये है अपना पड़ोसी पाकिस्तान। हालांकि अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें आप लोगों को। पाकिस्तान ये रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से भारत से सेपरेट होता है। पाकिस्तान जिसकी राजधानी इस्लामाबाद हो जाएगी, प्रेसिडेंट यहाँ के आरिफ अलवी, और यहाँ के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक बनाए गए हैं। आगे डिस्कशन इनका भी आएगा तो मैं बताऊंगी। ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ADB के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 है, 67 नहीं है, ये 66 है। मनीला फिलीपींस में मुख्यालय है। मात्सुगु अस्कावा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बने? मई के टाइम में IPL का फिनाले भी हुआ है। हालांकि IPL के बहुत सारे क्वेश्चंस आगे मैंने ऐड किए हैं, एक क्वेश्चन यहां से हम डिस्कस करते हैं। हाल ही में सबसे ज्यादा IPL मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बने हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, विदेशी कप्तान पूछा जा रहा है। तो ये बन गए हैं डेविड वार्नर। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। अब कई बार खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल पूछा जाता है या कंट्री पूछी जाती है, तो सभी ऑप्शन तो मैंने क्रिकेटर के ही मेंशन किए हैं। ऐसे नाम हम डिस्कस करेंगे जो चर्चे में थे। देखिए, बेन स्टोक्स भी चर्चे में थे, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ये सैम करन है, 18.5 करोड़ में इन्हें पंजाब किंग्स ने खरीदा था। ग्लेन मैक्सवेल, अभी देखिए ICC मेंस वर्ल्ड कप भारत होस्ट कर रहा है, ऐसे में कई नई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के जो ऑलराउंडर हैं ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। आगे हालांकि ICC मेंस वर्ल्ड कप के भी क्वेश्चन ऐड होते जाएंगे, क्योंकि अक्टूबर के हम करंट अफेयर कवर कर ही रहे हैं, तो वहां से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो इसमें कर्नाटका टॉप पर रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। ये एक ऐसी योजना है जो कि किसानों को प्राकृतिक आपदा जैसे कि ओलावृष्टि, बाढ़ जैसी समस्याएं यदि हो जाती है, कीट या रोगों के कारण यदि फसल को नुकसान हो जाता है,
तो इसके लिए संपूर्ण भुगतान की सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य है किसानों को वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और उन्हें नवाचारी और आधुनिक कृषि प्रथाओं को अपनाने के लिए इनकरेज करना है। कर्नाटक, जिसकी राजधानी हो जाएगी बैंगलोर, बैंगलोर वृषभावती नदी के किनारे है, जहां भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय है। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी इसी साल बनाए गए हैं, सिद्धारमैया। देखिए, कर्नाटका का डिस्कशन इस पूरी मैराथन सीरीज में बार बार आएगा, इसलिए कर्नाटक के हम एक ही दो करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आएगा तो फिर दो नए, फिर दो नए, ऐसे कर करके कुछ नए करंट अफेयर यहां से हम डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश जो है ये प्रधानमंत्री स्वनिधि यानी कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन में टॉप पर है। मिशन इंद्रधनुष जो कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड था, इसके क्रियान्वयन में उड़ीसा टॉप पर है। देश का पहला धुआं मुक्त राज्य यदि आपसे पूछा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश है, हर घर में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य। हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरा करने वाले जो भारतीय बने हैं ये बन गए हैं अभिलाष टॉमी। अपने इस गोल्डन ग्लोब रेस के दौरान अपने सफर में एक भी पार्टनर इन्होंने नहीं रखा। नाविक अभिलाष ने 30,000 मील गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा किया और ऐसा करने वाले पहले एशियाई भी बने हैं। मिहिर सेन, मिहिर सेन जो है ये इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय हैं। इंग्लिश चैनल है कहाँ, तो ये यूके और फ्रांस के बीच में है। माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कामी रीता शेरपा हैं। एक और व्यक्ति ने चढ़ाई कर ली है, आगे मैंने क्वेश्चन ऐड किया भी है। विराट चंद्र, माउंट किलीमंजारो ये कहाँ है, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट किलीमंजारो पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के सबसे युवा व्यक्ति यही हैं। विराट चंद्र ने मात्र 7 साल की उम्र में इस पर चढ़ाई कर ली थी। आगे चलते हैं। यदि पति पत्नी के बीच में सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है, यदि वो अलग होना चाह ही रहे हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तत्काल तलाक देने का प्रावधान किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 142। तो आपसे पूछा जा सकता है आर्टिकल नंबर 142 अभी चर्चे में था, किससे संबंधित है ये? तो मैंने बता दिया, यदि पति पत्नी के बीच में संबंध इस हद तक बिगड़ गए हैं कि सुलह की कोई संभावना नहीं है, तो कोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक, मतलब कि अब 6 महीने भटकने की जरूरत नहीं है, ना ही फैमिली कोर्ट जाना पड़ेगा, ना ही तलाक के लिए 6 से 18 महीने वेट करने की जरूरत है। अब चलिए कुछ आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। आर्टिकल नंबर 153 में बताया गया है राज्यपाल के बारे में। अभी आप लोग सुन भी रहे होंगे कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इन राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। तो राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल नंबर 155 के तहत, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। आर्टिकल 165 में बताया गया है देश के महान्यायवादी के बारे में, देश के अटॉर्नी जनरल, माफ कीजिएगा, अटॉर्नी जनरल है आर्टिकल नंबर 76 में। 76 में आप प्लस 89 कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 165। 165 में बताया गया है महाधिवक्ता के बारे में। केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है महान्यायवादी, राज्य सरकार का होता है महाधिवक्ता, ये फर्क है दोनों में, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे मुझे। आप लोग जानते हैं बीते कुछ दिनों से फीवर था, तो तभी थोड़ा आज मुझे ठीक लगा है, तो मैंने सोचा क्लास रिकॉर्ड कर ही दूं आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं। किस भारतीय एयरलाइन कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए एनसीएलटी में अप्लाई किया है? तो ये हो जाएगी गो फर्स्ट। देश की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट ने आर्थिक तंगी के चलते, इस प्रश्न को केवल वन लाइनर में याद रखिए कि भाई ये मैनेज नहीं कर पा रही है, आर्थिक तंगी के चलते इसने खुद को दिवालिया यानी कि बैंक करप्ट घोषित करने का फैसला किया है और अपने दम पर एनसीएलटी में जाने वाली ये पहली भारतीय एयरलाइन बनी है। एनसीएलटी का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। 3-4 मई तक इसने फ्लाइट्स की सभी बुकिंग भी बंद कर दी और अपने सभी प्लेन को ग्राउंडेड कर दिया, यानी कि अब नहीं चलाए जाएंगे। गो फर्स्ट जो कि 2005 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके सीईओ कौशिक खोना थे, एक भारतीय बिजनेस ग्रुप वाडिया ग्रुप के स्वामित्व वाला था, जो कि अब बैंक करप्ट घोषित किया है इसने खुद को। एयर इंडिया से तो हमने पढ़ा था कि भाई ये टाटा के पास वापस हो गई, यानी कि टाटा ने एयर इंडिया वापस ले लिया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। अच्छा चलिए ये भी करती हूँ, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बीच बीच में ये भी बताते जाऊंगी कि अभी तक हमने जो पढ़ा इसमें ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो कि आपको याद रखने ही रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टार लगा लीजिए।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इस बार फिर से नॉर्वे टॉप पर रहा है। अब 180 देशों के बीच में आप देखिए भारत 161वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल भारत की रैंकिंग 150 थी, अब भारत 11 पायदान और नीचे आ गया है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा की जाती है, तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था के द्वारा रिलीज की जाती है। एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है जिसका उद्देश्य है मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करना और इसे बढ़ावा देना। भारत की गिरती रैंक में 161वें स्थान पर इस बार है, पिछले साल 150 और इसके पहले 142वें स्थान पर रहा था। फिनलैंड की यदि मैं बात करूं तो हैप्पीनेस इंडेक्स इसमें टॉप पर है। इंडिया इस बार 126 में है। अफगानिस्तान ये आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश है, भारत 13वें स्थान पर है। हालांकि पॉपुलेशन के मामले में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ा है और टॉप पर आ गया इस साल। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के पहले भारतीय अध्यक्ष, अब इसमें भी मैं स्टार लगाऊंगी, ये बने हैं अजय बंगा। बैंकों का बैंक वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना 1945 में हुई, वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। भारतीय मूल के जो सुंदर पिचई है ये गूगल के सीईओ है। सत्या नडेला ये है माइक्रोसॉफ्ट के। ऋषि सुनक भाई ये प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के, यूके के। भारतीय मूल के हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता। हाल ही में पानी के नीचे पहली सुरंग कहाँ बनाई जा रही है, मैंने आपको पहली अंडर वाटर मेट्रो बताया था वो कोलकाता में, लेकिन पहली अंडर वाटर टनल ये बनने जा रही है महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। इस साल के लास्ट तक ये ओपन हो जाएगी। दिल्ली में देश का पहला वॉर मेमोरियल मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। देश का पहला डॉग पार्क आपने याद रखा है हैदराबाद से, जबकि देश का पहला सोलर सिटी ये बन करके तैयार हुआ है मध्य प्रदेश का सांची शहर। हाल ही में दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं, देखिए मई में रिपोर्ट आई थी उस हिसाब से यदि हम कहें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पर है। इसके बाद लियोनल मेसी और किलियन एम्बाप्पे का स्थान है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं। लियोनल मेसी ये बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से। इन्हीं की अगुवाई में अभी नवंबर दिसंबर 2022 में फ्रांस ने, माफ कीजिएगा अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके फीफा मेंस वर्ल्ड कप जीता। फ्रांस के खिलाड़ी हैं किलियन एम्बाप्पे। हाल ही में किसने बिजनेस रेडी नामक परियोजना की शुरुआत की है, तो इसकी शुरुआत की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। यदि आप बीते 2-3 साल से करंट अफेयर में एक्टिव हैं तो आप लोगों ने एक रिपोर्ट जरूर पढ़ी होगी, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जो वर्ल्ड बैंक प्रकाशित करता था, लेकिन इसमें कुछ होने लगी धांधली और इसके बाद इस रिपोर्ट के प्रकाशन पर इसने बैन लगा दिया था कि भाई पहले हम पूरी जांच कर लें उसके बाद नई रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे। तो वो रिपोर्ट इसकी बंद हुई थी, उसके स्थान पर अब आप बिजनेस रेडी पहल की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए जो चीज मैंने बताई सेम यहाँ पर लिखी हुई है। नई पहल ये डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट का स्थान लेगी, जो कि दशकों से अधिक समय से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आकलन करने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा था। इसका पर्पस है प्रत्येक देश के आर्थिक वातावरण को गतिशील निजी क्षेत्र के लिए तैयार करना है। वर्ल्ड बैंक के सभी फैक्ट मैंने बताए, अध्यक्ष अजय बंगा। अब देखिए यहाँ रिपोर्ट का डिस्कशन है तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये आपका हो जाएगा आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में कहें तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अभी जस्ट हमने पढ़ा है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था रिलीज करती है, जिसमें भारत को 161वें स्थान पर रखा गया है। टॉप पर नॉर्वे है। जेंडर गैप रिपोर्ट, ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ना, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, जिसमें कि टॉप पर आइसलैंड है। भारत को 127वें स्थान पर रखा गया है इस साल। आगे चलते हैं। भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला कौन बना है, तो ये बन गया है वायनाड। कहाँ है, तो केरला में है। ओडीएफ का मतलब क्या होता है, ओपन डिफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच मुक्त। अब यदि मैं बात करूं जामताड़ा की, ये झारखंड में है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला ये जामताड़ा झारखंड ही बना है। मेहसाणा जिले का मोंडेर गांव यदि आपको याद आए तो 24/7 सोलर एनर्जी से संचालित देश का पहला गांव ये हो जाएगा। मंडला मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो देश का पहला आदिवासी साक्षर जिला ये यही हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन तो एक है, ऑप्शंस के थ्रू कितनी चीजें आपको याद हो रही हैं। पूर्वोत्तर के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति विवाद के कारण बड़े पैमाने पर दंगे भड़क गए, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड न्यूज रही थी, मणिपुर की ये घटना है। देखिए मणिपुर में दो ग्रुप हैं, एक है मेइती जो कि बहुसंख्यक है
और दूसरे हैं नागा और कुकी, जो कि एसटी के कैटेगरी में आते हैं। तो मेइती समुदाय जो कि यहाँ बहुसंख्यक है, ये चाहता है कि इन्हें भी एसटी का दर्जा मिले, जबकि बाकी के जो दो ग्रुप हैं इसका विरोध कर रहे हैं और सारा विवाद इसी को लेकर के है। मणिपुर, जिसकी कैपिटल इम्फाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल अनुसुईया उइके हो जाएंगी। पड़ोसी राज्यों में नागालैंड, असम और मिजोरम है। म्यांमार से ये सीमा साझा करता है। अब देखिए, ये जो पूरी करंट अफेयर की सीरीज है ना, यहाँ पर तो हर राज्य की जो कैपिटल है वो तो सेम है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ये कब बदल जाए कोई नहीं जानता। आज मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ 25 अक्टूबर को। तो 25 अक्टूबर तक तो मैं अपडेटेड आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। मान लीजिए 26-27 अक्टूबर तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री बदल दिए गए या राज्यपाल बदल दिए गए, तो ऐसे में आप ये ना कहें कि मैंने गलत पढ़ाया है, इसलिए मैं यहाँ पर डेट मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो चार्ल्स तृतीय ये बन गए हैं ब्रिटेन के नए सम्राट। आपको मालूम है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, इनका निधन हुआ, जिसके बाद से नए राजा की ताजपोशी ये भी मई के महीने में ही हुई है। यूके, जिसकी कैपिटल लंदन, जो कि टेम्स नदी के किनारे है, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक है, जो कि भारतीय मूल के हैं। ठीक है, अभी जो मैंने आपको इंग्लिश चैनल की लोकेशन बताई थी ना, कि मिहिर सेन इसे तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय हैं, तो इसी यूके और फ्रांस के बीच में है इंग्लिश चैनल की लोकेशन। सेंट्रल एशिया के किस देश में संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह हुआ और बहुमत इसके समर्थन में आया? तो उज्बेकिस्तान में देखिए, संविधान लगभग लगभग 65% बदल दिया गया। नया संविधान लिखा गया कह लीजिए। नया संविधान नहीं, पुराने संविधान को ही मॉडिफाई किया गया, इस हद तक मॉडिफाई किया गया कि 65% इसमें बदलाव है। मतलब कि कुछ ऐसे बदलाव भी हैं कि यहाँ का जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता था, ये 5 से बढ़ा करके 7 साल किया गया। और वर्तमान में राष्ट्रपति जो है ये 2 और कार्यकाल तक पद पर रह सकते हैं, जिसकी शौकत मिर्जियो ये राष्ट्रपति थे, अब फिर से राष्ट्रपति बने। तो उज्बेकिस्तान, जो कि एक लैंड लॉक कंट्री है, ये यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करती थी। आपको मालूम है यूएसएसआर 1991 में 15 देशों में टूटा था, उसी का ये हिस्सा था। इसकी कैपिटल ताशकंद, करेंसी उज्बेकिस्तानी सोम, और पड़ोसी कंट्री यहां से मैंने मेंशन कर दी है। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड की तर्ज पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है? डिज्नीलैंड ये आपका ना अमेरिका में है, तो सेम उसी की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में रामालैंड विकसित करने का विचार कर रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। यहाँ भगवान राम की कहानी को सुनाने के लिए एक तरह का रामालैंड विकसित किया जाएगा, साथ ही पर्यटकों को भी यहाँ पर आकर्षित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो जाएंगी। अब चलिए उत्तर प्रदेश से भी केवल एक ही दो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आगे हम पहुंचेंगे ना करंट अफेयर में, तो यहाँ कहीं हमीरपुर है, ये देखिए, ये है हमीरपुर की लोकेशन। भारत की पहली वाटर यूनिवर्सिटी, देश का पहला जल विश्वविद्यालय, ये इसी हमीरपुर में बनने जा रहा है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं, लखनऊ में बंदरों के लिए समर्पित पहला बंदर वन, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्थापित करने जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस देश की महिला क्रिकेटर शबनीर इस्माइल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो क्रिकेटर का नाम है शबनीर इस्माइल। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। कंट्री पूछी जाए तो साउथ अफ्रीका। इनका बैकग्राउंड मैंने नहीं लिखा है कि इन्होंने अपने करियर में कितने मैचेस खेले, कितने टेस्ट, कितने ओडीआई, बस खिलाड़ी है शबनीर इस्माइल, बिलोंग करती है साउथ अफ्रीका से। अच्छा, ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ। फ्रांस से किलियन एम्बापे का नाम बता चुकी हूं मैं आप लोगों को। ऑस्ट्रेलिया से डेविड वार्नर और ग्लेन मैक्सवेल का नाम अभी हमने रिलेट किया है, जो कि क्रिकेटर। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, देखिए 8 मई के करंट अफेयर में हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये जो दिन है 8 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम, हम जो भी करते हैं वह दिल से आता है। इस दिन को इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के संस्थापक जो थे हेनरी ड्यूनार्ड, इनकी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इनका जन्म हुआ था 1828 में, जो कि नोबल शांति पुरस्कार के विजेता भी रहे थे। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का सबसे पुराना लैंडिंग जहाज ये रिटायर कर दिया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आईएनएस मगर। लगभग 36 साल सेवा देने के बाद इसे सेवा मुक्त किया गया। ये नवंबर 1984 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। माफ कीजिएगा, 1987 में शामिल किया गया था। लॉन्च 1984 में था, तो अभी से सेवा मुक्त किया गया है। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका प्रभार आर हरि कुमार संभाल रहे हैं। देश का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, ये हो जाएगा आईएनएस विक्रांत। प्रोजेक्ट 75 के तहत जिन 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण हो रहा है, इसमें छठवीं है बगशीर, जिसका आगे हम डिस्कशन करेंगे।
देश का पहला मिसाइल ट्रैकिंग शिप, ये आपका हो जाएगा आईएनएस ध्रुव। आगे चलते हैं, भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये भारतीय वायुसेना के लिए पहला विरासत केंद्र है जिसमें कि विभिन्न युद्धों में इसकी भूमिका को दिखाया जाएगा। 1965, 1971 कारगिल वॉर, बालाकोट एयर स्ट्राइक में जो वीरता का प्रदर्शन किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, ये एज अ प्रदर्शनी यहाँ पर शो की जाएगी। इंडियन एयरफोर्स डे जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसका प्रभार विवेक राम चौधरी संभाल रहे हैं। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये असम में विकसित किया जा रहा है। अब प्रश्न में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। पूछा जाए देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो ये असम के जोगीघोपा में 2019 में ही इसकी आधारशिला रख दी गई थी, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसके द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये चेन्नई में बन रहा है। तो लगभग 700 करोड़ की लागत से ये जो देश का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, ये जल मार्ग, सड़क, रेल, वायु मार्ग के माध्यम से सीधा कनेक्शन या सीधा संपर्क प्रोवाइड करा सकेगा। और इस परियोजना का उद्देश्य है भूटान और बांग्लादेश जैसे जो पड़ोसी देश हैं, यहाँ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिवहन नेटवर्क को पुनर्जीवित करना है। ठीक है, तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कलादान परियोजना का संबंध किससे है? तो ये भारत और नेपाल इन दो देशों से संबंधित है। यदि आप नक्शे में देख पा रहे हैं तो इंडिया के पड़ोसी म्यांमार को देखें। यहाँ 4 पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं जो कि म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, जिसमें कि सबसे पूर्वी राज्य है भारत का अरुणाचल प्रदेश, ये शामिल है। नागालैंड ये शामिल है, मणिपुर ये शामिल है, और मिजोरम। क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता। तो 4 है, चारों मैंने बता दिए। तो यहाँ आप सितवे पोर्ट देख रहे हैं म्यांमार का। इस सितवे पोर्ट के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है। तो इस पोर्ट के इस्तेमाल को लेकर के भारत और म्यांमार के बीच में समझौता किया गया, इसलिए क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। आगे चलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में बनने जा रहा है, रत्नागिरी में बनने जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को वन लाइनर में ही याद रखें। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहा? रत्नागिरी में। अब बात की जा रही है दुनिया के सबसे बड़े की, तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपको याद रखना है, कर्नाटक में बनाया गया है, हुबली रेलवे स्टेशन में। उत्तर प्रदेश में क्या और हरियाणा में क्या? दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क आप पढ़ेंगे तो हरियाणा में, और उत्तर प्रदेश में अभी जस्ट हमने रामा लैंड ये देखा है कि ये बनने जा रहा है। भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस कॉरिडोर पर किया जा रहा है? तो ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच किया जा रहा है, जिससे कि इन दोनों शहरों के बीच की यात्रा को ये 6 घंटे 35 मिनट से घटा करके लगभग लगभग 2 घंटे कर देगा। आपको मालूम ये भी होना चाहिए कि इसी मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, या अहमदाबाद मुंबई कह सकते हैं, देश की पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही है। किसके सहयोग से? तो ये जापान के सहयोग से। बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच में देश की सबसे लंबी क्रूज सर्विस आपको मैंने पढ़ा रखी है, गंगा विलास जिसका नाम है। आगे चलते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को अपने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर इसका नीरा टंडन हो जाएगा। नॉर्थ अमेरिका के नक्शे में यह है यूएसए, जिसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, जहां मैंने आपको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय बताया है। करेंसी यहाँ की अमेरिकी डॉलर है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। देखिए, अब इसमें इस मैराथन सीरीज में कई बार ऐसा डिस्कशन आएगा जिसमें कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड हमको ए टू जेड फैक्ट याद रखने होंगे, और कई क्वेश्चन को वन लाइनर में याद रखना होगा। तो ये एक तरह का वन लाइनर क्वेश्चन ही है। कमला हैरिस ये भारतीय मूल की है, ये अमेरिका में ना वॉइस प्रेसिडेंट है। गीता गोपीनाथ आईएमएफ की डिप्टी एमडी है। निकोल फॉक्स ये नासा की पहली महिला चीफ साइंटिस्ट बनी है। ये सभी नाम मैंने अमेरिका से रिलेट कर दिए हैं। अच्छा, नासा ये अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, याद रखेंगे। तो यहाँ से आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि ये कंप्लीट होते हैं। मुझे लगता है थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ताकि 250 प्रश्न आपके हो जाएं। और हाँ, पीडीएफ को लेकर के सवाल होगा तो पीडीएफ में आपको बता देती हूँ। आप मेरा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसे सर्च कीजिए, अभी टेलीग्राम में जाइए और वहां लिखिए कल्याणी मैम ऑफिशियल। ये सभी कैपिटल लेटर में होंगे, आगे कॉपीराइट का साइन होगा। यहाँ जाइए, लगभग 62-63 हजार सब्सक्राइबर है, एक बार चेक कर लेंगे आप लोग, क्योंकि यही मैं आपको डेली के करंट अफेयर की क्विज और पीडीएफ शेयर करती हूँ।
तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। चैनल से रिलेटेड जो भी जानकारी, जो भी अपडेट होता है, ये सब कुछ मैं यहीं पर शेयर करती हूँ। ठीक है, तो इस चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारी चीजों की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आगे चलते हैं। किस भारतीय औद्योगिक समूह ने म्यांमार बंदरगाह का स्वामित्व बेचा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप। इसे भी यदि मैं वन लाइनर में कहूं तो लगातार होते घाटे के कारण अडानी ने इसका स्वामित्व बेचा है। घाटा क्यों हो रहा है, क्यों जरूरत पड़ गई अडानी को ये बंदरगाह बेचने की? आप जानते ही हैं म्यांमार में सेना का शासन है। लगभग 2 साल पहले यहाँ की नेता आंग सांग सूकी को गिरफ्तार किया गया था। तो इसी वजह से अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों ने यहाँ बैन लगा रखा है और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में शामिल है। एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट क्या होती है? कई बार मैंने डिस्कशन किया है, शॉर्ट में बता देती हूँ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये ऐसी संस्था है जो कि निगरानी रखती है कि कोई भी देश टेरर फंडिंग तो नहीं कर रहा है, आतंकवादियों को वित्त पोषित तो नहीं कर रहा है। तो इसकी 3 लिस्ट होती है। एक होता है ग्रीन लिस्ट, यानी कि आपको वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन बैंकों से इजीली लोन मिल जाएगा यदि आप अपने देश के विकास के लिए पैसा चाहते हैं। एक होता है ग्रे लिस्ट, पैसा तो मिलेगा लेकिन बहुत हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। मतलब कि आप इस संस्था की निगरानी में रहेंगे कि आप कहीं आतंकवादियों को वित्त पोषित तो नहीं कर रहे हैं, जैसे कि लगभग 3-4 साल तक पाकिस्तान भी ग्रे लिस्टेड था। गलती से यदि ब्लैक लिस्टेड हो गए भैया, तो ब्लैक लिस्ट होगा यानी कि इंटरनेशनली बायकॉट कर दिए जाओगे। 1 रुपए 1 रुपए का लोन कहीं से ना मिलेगा। तो एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में है म्यांमार, जिसके कारण यहाँ विकास को कोई चांस ही नहीं है। और रिसेंटली इसलिए अडानी ने इसका स्वामित्व बेचने का फैसला किया है, गौतम अडानी जिसके मालिक है। आगे चलते हैं। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? देखिए, भारत में खेल जगत का जो सर्वोच्च सम्मान है ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, आपको मालूम है, जो कि अब मेजर ध्यानचंद के नाम से दिए जाते हैं। ये भी फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें आप हॉकी का जादूगर कहते हैं। तो पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स जगत का जो सर्वोच्च सम्मान है इन्हें हम लॉरेस स्पोर्ट्स अवार्ड के नाम से जानते हैं। इसमें मेंस कैटेगरी में ये जीता है लियोनल मेस्सी ने। फीमेल कैटेगरी में जीता है जमैका की शेलियन फ्रेजर ने। अन्य भी कैटेगरी लिखी है, जैसे कि वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड ये अर्जेंटीना की मेंस फुटबॉल टीम को, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर कार्लोस अल्कराज को, कम बैक ऑफ द ईयर क्रिश्चियन एरिक्सन को। द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर बेस ये किताब है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, जो कि लिखी गई है कस्तूरी रे के द्वारा। अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, इनकी किताब जो इस साल लॉन्च हुई है इसका नाम है मेड इन इंडिया। ज्ञान चतुर्वेदी ये 2022 के व्यास सम्मान के विजेता हैं, इनकी रचना पागल खाना के लिए। और शिवशंकरी ये पिछले साल की सरस्वती सम्मान की विजेता है, इनकी रचना सूर्यवंशम के लिए। आगे चलते हैं। 42वें क्रम का आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये जरूर याद रखें कि भारत इसका मेंबर नहीं है। इसकी 10 मेंबर कंट्री हैं, जिसमें कि ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम शामिल है। करंट से यदि आप रिलेट करें तो इसकी 11वीं मेंबर कंट्री ये ईस्ट तिमोर बनने जा रहा है। देखिए, ये जो मैराथन सीरीज चलेगी ना, आपका इसमें इवेंट समिट कंप्लीट होगा, अवार्ड्स, इंडेक्स, रैंकिंग, आपके इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, डेज एंड थीम, मतलब कोई भी टॉपिक बच नहीं जाएगा जो आपके अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ध्यान से देखें। आसियान जिसकी स्थापना 1967 में हुई, जकार्ता में मुख्यालय, ली सियुन लुंग इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। साउथ एग्रिका लिखा है गलती से यहाँ पर, साउथ अफ्रीका होगा, जहां पर इस साल का ब्रिक्स समिट रहा जोहान्सनबर्ग में। भारत में G20 और इस साल का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 होगा यूएई में होगा। 13वें भारत रत्न अम्बेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, इन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये पहला मिला था पिछले साल का, इस साल का आशा पारेख को मिलेगा। और नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया गया इस साल। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। पेटा हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने एआई चैटबॉट बार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। इसे 180 देशों में रोल आउट किया गया है, 3 भाषाओं को सपोर्ट कर रहा है। जल्दी 40 से अधिक भाषाओं में इसमें अपडेट आ जाएगा। ये एक भाषा मॉडल है जो कि टेक्स्ट जनरेट कर सकता है और भाषाओं को
भाषाओं का ट्रांसलेशन कर सकता है। एप्पल अमेरिकी कंपनी है जिसने अपना पहला स्टोर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में ओपन किया। फेसबुक का परिवर्तित नाम मेटा है। माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन हैं सत्या नडेला भारतीय मूल के हैं। किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? ये किया गया है उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को। ये पंच केदार में से एक है और ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में चंद्रनाथ पर्वत पर स्थित है। एशिया में समुद्र तल से सबसे ऊपर ऊंचे स्थानों में से एक है और एक तरह का एकमात्र प्राचीन शिवालय है जो कि 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड जिसकी राजधानी हो जाएगी देहरादून। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी का संबंध कहाँ से है, तो ये आपका उत्तराखंड से ही हो जाएगा। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ जारी करने वाला देश का पहला राज्य ये बना है उत्तर प्रदेश। डिजिटल हेल्थ कार्ड एक लाइन में कहूँ तो कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिजिटली उनकी जो हेल्थ रिपोर्ट है ये बताई जा सकेगी। इसके लिए एक तरह का सर्वे प्रोग्राम भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित किया गया। देश की पहली पॉड टैक्सी देखिए इस साल के अंत तक चलाई जाने की पॉसिबिलिटी है नोएडा में। ये उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी सेक्टर 21 को कनेक्ट करने वाली है। 14.6 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। ड्राइवरलेस कंडक्टरलेस ये पॉड टैक्सी होगी, है ना। इंदौर, मुंबई और दिल्ली क्या रिलेट करेंगे? दिल्ली में देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन ये लॉन्च हुई। मुंबई में पहली अंडर वाटर टनल अभी हमने जस्ट पढ़ा है, अंडर वाटर टनल। इंदौर लगातार 6वें वर्ष भारत की सबसे स्वच्छ सिटी बनी हुई है। लग्जरी फैशन ब्रांड है गुशी, गुशी भी कह सकते हैं। इसकी पहली भारतीय ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में आलिया भट्ट की नियुक्ति की गई है। इस कंपनी की स्थापना 1921 में हुई, इटली में मुख्यालय है। आलिया भट्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड हमने डिस्कस कर ही लिया। लेवाइस की ब्रांड एम्बेसडर है दीपिका पादुकोण। सोनाक्षी सिन्हा पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुनी गई। कंगना रनौत 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड की विजेता। उत्तर प्रदेश सरकार की जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल है इसकी भी ये ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगी। ट्विटर के नए सीईओ के रूप में लिंडा यकारिनो की नियुक्ति की गई है। देखिए ट्विटर इसका अधिग्रहण $44 बिलियन में एलन मस्क ने किया था और इसके बाद पराग अग्रवाल जो भारतीय मूल के थे ट्विटर के सीईओ, इन्हें हटाया गया पद से और बाद में लिंडा यकारिनो की नियुक्ति कर दी गई। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई, कैलिफोर्निया में मुख्यालय है। आप ये भी याद रखें ट्विटर ने अपना जो लोगो है, आपको ये बैकग्राउंड में चिड़िया बना दिखाई दे रहा है, तो इस लोगो को चेंज करके एक्स कर दिया है। नील मोहन भारतीय मूल के हैं, यूट्यूब के सीईओ। सुंदर पिचाई भारतीय मूल के हैं, गूगल के सीईओ। सत्या नडेला भारतीय मूल के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हो जाएंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय कंपनी को C-295 विमान बनाने की जिम्मेदारी मिली है, तो ये टाटा कंपनी को मिल गई है। भारत में पहली बार इसका निर्माण होने जा रहा है गुजरात में। अब भारत के बाहर पहले होता था लेकिन भारत में होगा और इसका निर्माण टाटा ग्रुप करेगी। सीबीआई के जो नए प्रमुख बने हैं ये बन गए हैं प्रवीण सूद। सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय है। अनिल चौहान है देश के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के प्रमुख है सोमनाथन। समीर वी कामत डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के प्रमुख हो जाएंगे। 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने? देखिए कामी रीता शेरपा तो पहले थे और अभी इसी साल ये रिकॉर्ड बना लिया है नेपाल के ही जो गाइड हैं पसांग दावा शेरपा ने। मैंने गलत जगह पर टिक कर दिया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट के बारे में आप जानते ही हैं, नेपाल में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इस पर चढ़ाई करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी ये थी बछेंद्री पाल। अभी मैंने आपको जस्ट माउंट किलिमंजारो से रिलेट करके विराट चंद्रा का नाम बताया था कि सबसे युवा व्यक्ति हैं जिन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची माउंट किलिमंजारो पर फतह किया मात्र 7 साल की उम्र में। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने 2019 के बाद पहला ला लीगा खिताब जीता है, तो ये जीत लिया है रियल मैड्रिड ने जो कि स्पेन का फुटबॉल क्लब है। अच्छा आपको यदि याद आना चाहिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ा और सऊदी अरब का ये जो क्लब है अल नासार ये ज्वाइन किया और ये वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। बर्सिलोना, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए स्पेन के इस क्लब के साथ समझौता किया है।
हाल ही में किस अभिनेत्री को टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह दी गई है? तो ये है दीपिका पादुकोण। देखिए, टाइम मैगजीन ना ये अमेरिका का एक साप्ताहिक समाचार प्रकाशन है, बहुत ज्यादा फेमस है। पहला प्रकाशन 1923 में आया। दुनिया में सबसे प्रभावशाली और व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली मैगजीन है ये लिवाइस की भी ब्रांड एम्बेसडर है। अभी हमने गुशी के देखा है दीपिका, आलिया भट्ट को। प्रियंका चोपड़ा ना, ये अनफिनिश्ड किताब है इनकी, जो कि 24 घंटे के भीतर है यूएस की नंबर 1 सेलिंग किताब बनी थी। सोनाक्षी सिन्हा पेटा पर्सन ऑफ द ईयर हमने पढ़ लिया है 2022 के लिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, G7 समिट 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये होस्ट किया है इस साल जापान ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 से 21 मई तक जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया 49वां इसका एडिशन था। आप ये जरूर याद रखिए कि भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन इसकी बैठक में जरूर शामिल हुआ। एशिया से इकलौती कंट्री है जापान जो कि इसकी मेंबर है। मैप से आप याद कीजिए, यूएसए, कनाडा ये नॉर्थ अमेरिका से शामिल देश हैं किसमें? G7 में। एशिया से एकमात्र जापान, यूरोप से फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, ये हो जाएंगी G7 की मेंबर। भारत नहीं है, लेकिन इसकी बैठक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। आगे चलते हैं। चोरी या खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका नाम है संचार साथी पोर्टल। अब ये पोर्टल कैसे काम करेगा ये सभी याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे लॉन्च किया है और ये विकसित किया गया है सी डॉट के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के द्वारा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के नए चेयरमैन जो कि बने मनोज सोनी। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी। दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। रवि सिन्हा, ये भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख है। देश के सीडीएस हैं अनिल चौहान, प्रवीण सूद ये सीबीआई के प्रमुख हो जाएंगे। यही मैं डिस्कशन कर रही थी। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री जो बन गए हैं, सिद्धारमैया बन गए हैं। कर्नाटक जिसकी राजधानी बैंगलोर, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्यपाल थावर चंद गहलोत है। अब कर्नाटक के कुछ क्वेश्चन मैंने करंट से रिलेट करके रखे हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर लंबा हुबली में बनकर के तैयार हुआ। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया बैंगलोर में। भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई यही बनी है। फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में कर्नाटक टॉप पर, और जस्टिस इंडिया रिपोर्ट यानी कि न्याय देने के मामले में भी कर्नाटक टॉप पर रहा है। तो यहाँ से आपके 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। मैं पानी पीने के लिए बस 10 सेकंड का यहाँ पर ब्रेक लूंगी। देखिए, कोशिश यही रहेगी कि आपके 250 प्रश्न हो जाएं। हड़बड़ी में हम नहीं भागेंगे, जितने हो सके उतने ही सही। चक्रवात से प्रभावित जो म्यांमार था, इसकी सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? भारत के द्वारा ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की गई थी। भारत का पड़ोसी जो म्यांमार है, अभी मैंने लोकेशन दिखाई थी आपको। 4 राज्य भी बताए थे जो कि म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो यहाँ अभी मोचा साइक्लोन जिसका नामकरण यमन के द्वारा किया गया था, ये भी आप याद रखें, यहाँ काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। तो भारत ने हेल्प करने के लिए ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की। म्यांमार जिसकी कैपिटल नायपीडो, करेंसी क्यात हो जाएगी। ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत भारत ने तुर्की के लिए की थी। ऑपरेशन गंगा की शुरुआत यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी भारत ने सूडान में चलाया था। अक्टूबर का करंट अफेयर पढ़ाते पढ़ाते हम पहुंचेंगे ऑपरेशन अजय की तरफ। अभी इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो हिंसा वाली घटना फिर से हो रही है, तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चर्चे में है। 2023 में अभी आप जानते ही हैं अक्टूबर में गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल शुरू हो चुके हैं। और इस 37वें राष्ट्रीय खेल में किस नए खेल को शामिल किया गया है? तो इसमें गतका मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है। ठीक है, गतका मार्शल आर्ट ना एक तरह का मार्शल आर्ट ही कह सकते हैं, जो कि सिख समुदाय से संबंधित है। इसमें आत्मरक्षा के लिए सीखा जा सकता है, यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा होस्ट कर रहा है, जिसका मस्कट है मोगा। मई के टाइम में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने रुपए के नोट को चलन से बाहर किया था? तो 2000 के नोट है जिसे चलन से बाहर किया गया था। ठीक है, 30 सितंबर तक हालांकि बदले जा सकते थे, लेकिन एक बार में केवल 20,000 रुपए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई। मुंबई में मुख्यालय, शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में गवर्नर है।
पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी का परीक्षण शुरू किया, इसका नाम क्या है? तो मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रोजेक्ट 75 की ट्रिक। प्रोजेक्ट 75 की ट्रिक है ट्रिपल के ट्रिपल वी, कलवरी करंज खंडेरी वागीर वगशीर वेला। तो देखिए कलवरी श्रेणी की, तो कलवरी से ही आप शुरू कीजिए, कलवरी खंडेरी करंज। चौथी जो इसमें शामिल हुई वेला, पांचवी शामिल हुई वागीर, अब छठवीं का ट्रायल चल रहा है वगशीर। तो ये सभी आप याद रखें। आगे चलते हैं। आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए एप्पल ने पहली बार किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? ये समझौता किया गया है टाटा के साथ। एप्पल ये अमेरिकी कंपनी है। 1976 फॉर्मेशन ईयर, कैलिफोर्निया मुख्यालय। टिम कुक किसके प्रमुख हो जाएंगे? अभी मैंने बताया एप्पल ने अपना पहला स्टोर भारत में ओपन किया है, मुंबई में। भारत में जो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, भले ही यहाँ लिखा हुआ किया जाएगा, क्योंकि उस समय के क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, ये किया जा चुका है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नई संसद भवन से सवाल डेफिनेटली बन सकते हैं कि इसके डिजाइनर कौन है, तो ये हो जाएंगे विमल पटेल। ये विमल पटेल वही है जिन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर डिजाइन किया। और ये जो नया संसद भवन बना है जिसके 3 द्वार हैं, और इसके लिए जो टेंडर है ये टाटा ग्रुप को मिला था, 1000 करोड़ से भी अधिक का इसमें खर्च आया है। ठीक है। सिडनी में रद्द होने के बाद क्वाड समिट कहाँ आयोजित किया गया? क्वाड देखिए 4 देशों का समूह है, यहां पर मैंने मेंशन किया है जहां तक, यहां पर है देखिए, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। 2007 में अस्तित्व में आया। इसमें 4 देश शामिल है। पहले ये होना था इसके लिए मीटिंग सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ रद्द हो गया, तो ये हिरोशिमा में आयोजित किया गया, वही हिरोशिमा जहां G7 समिट आयोजित किया गया था। ठीक है। जापान जिसकी कैपिटल हो जाएगी टोक्यो, ये होन्शु द्वीप पर है। 4 द्वीप मैंने बताया ना आपको जापान से, होन्शु, क्यूसू, सिकोकू, और ऊपर में देखे तो हकाइडो। ठीक है। यही नागासाकी और हिरोशिमा, देखिए हिरोशिमा डे ये मनाया जाता है 6 अगस्त को, और नागासाकी डे ये आता है 9 अगस्त को। लिटिल बॉय फैट मैन, ये परमाणु बम आपको याद रखने हैं, नाम है इनके, जो कि अमेरिका के द्वारा यहां हमला किया गया था। ठीक है। टोक्यो कैपिटल है बीजिंग, बीजिंग तो ये चाइना की कैपिटल है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश में प्रोटोकॉल और परंपरा तोड़ करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया? तो ओशिनिएशिया में एक छोटी सी कंट्री है पापुआ न्यू गिनी, यहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस देश के दौरे पर गए थे, जहां प्रोटोकॉल तोड़ा गया। कैसा प्रोटोकॉल? देखिए यहाँ का प्रोटोकॉल है कि यहाँ सूरज डूबने के बाद किसी भी विदेशी मेहमान का स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन भारत के महत्व को देखते हुए वहां की सरकार ने अपना फैसला बदला। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जेम्स मेरापे ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, और वीडियो और फोटो एक बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जहां ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पैर छूते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो इसकी कैपिटल हो जाएगी मोरेस्बी, करेंसी हो जाएगी पापुआ न्यू गिनियन कीना, प्राइम मिनिस्टर जेम्स मेरापे। ये पापुआ न्यू गिनी जो आप देख रहे हैं ना, और ये ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं। कई बार आपके एग्जाम में टॉरस जल संधि की लोकेशन पूछी जाती है, टॉरस स्ट्रेट की, तो ये पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही आप याद रखें। सबसे अधिक भाषाएं 800 से अधिक ये इसी पापुआ न्यू गिनी में बोली जाती है। आगे फिर डिस्कशन आएगा तो बताऊंगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा? तो इसी देश ने, जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे, पापुआ न्यू गिनी ने अपनी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। यहां से हमने टॉरस स्ट्रेट देख ली और ये सभी फैक्ट देख लिए। यहां से होने के बाद प्राइम मिनिस्टर गए फिजी, ये है फिजी जिसकी कैपिटल सुवा है। इसी फिजी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इसके हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिजी जिसकी कैपिटल सुवा, करेंसी फिजियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर सित्विनी राबुका हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मई 2023 में दुनिया के किस शहर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया? तो मैंने क्या बताया, G7 समिट में शामिल होने प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए? हिरोशिमा, जहां इन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन किया। और इसके जो डिजाइनर है ये रामवी सुतार है। ये वही रामवी सुतार है जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माफ कीजिएगा, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया है। और जापान के सभी फैक्ट अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो पड़ोसी नेपाल ने विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया है। हाल ही के वर्षों में नेपाल ने कोविड-19 के प्रभाव के कारण
टूरिज्म में काफी गिरावट का अनुभव किया, हालांकि बढ़ोतरी हुई है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं, इसलिए यहाँ टूरिज्म को फिर से बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू, करेंसी नेपाली रुपया, प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल हो जाएंगे। भारतीय वायुसेना ने किस विमान को पूरी तरह से ग्राउंडेड कर दिया है, मतलब ये अभी नहीं चलाए जाएंगे, तो इसका नाम है मिग-21 विमान। 8 मई को राजस्थान में एक मिग-21 क्रैश हो गया। तो पिछले 16 महीने यानी कि जनवरी 2021 से मई 2016 तक के यदि हम आंकड़े देखें, मई 2023 तक के आंकड़े देखें, तो ये फाइटर जेट 7 बार क्रैश हुए हैं। 1963 में भारत के पास 872 मिग-21 विमान थे, आधे से अधिक दुर्घटनाग्रस्त हो गए, इसलिए इसे उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाता है। इसे देखते हुए पूरी जांच कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक इसे ग्राउंडेड करने का फैसला किया गया है। राफेल और राफेल एम, इन दोनों को ही लेकर के भारत की किसके साथ डील है? फ्रांस के साथ। राफेल एयरफोर्स में शामिल हुआ, राफेल एम ये इंडियन नेवी में शामिल होगा। तेजस विमान की उड़ान भरने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, ये याद रखेंगे। हवाई मार्ग के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य जो कि बन गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हालांकि बुजुर्गों को पहले भी तीर्थ यात्रा कराता था फ्री ऑफ कॉस्ट, ट्रेनों में, बसों में, लेकिन अब फ्लाइट्स के माध्यम से भी निःशुल्क तीर्थ यात्रा, बहुत ही बेहतरीन फैसला मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। मध्य प्रदेश को यदि आप इंडिया के नक्शे में देखें तो ये सेंटर में है, इसलिए इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा टाइगरों की संख्या यही है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी यही है। इसकी कैपिटल हो जाएगी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हो जाएंगे। हाल ही में किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? एटना इटली, सिमिलर साउंड कर रहा है, तो इटली में ये ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिला है। ये यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली, जिसकी कैपिटल रोम है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय यही है, और ये जो रोम है टाइबर नदी के किनारे है। करेंसी यहाँ की यूरो हो जाएगी। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी है। इस बार जो नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक रही ना, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। अरे नहीं भी जानते तो इतने मीम्स वायरल हो रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है, इटली की प्राइम मिनिस्टर वही है जो भी G20 में भारत के दौरे पर आई थी। इंडोनेशिया में माउंट मेरापी ज्वालामुखी आप याद रखें। फ्यूजियामा ज्वालामुखी आपको याद रखना है जापान से। हवाई में क्युआला ज्वालामुखी याद रख सकते हैं, एक्टिव वॉल्केनो है। हाल ही में रियाना बरनावी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी? तो ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। एक्सियोम स्पेस की ओर से आयोजित एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए मिशन में भाग लेकर के इन्होंने एक कीर्तिमान बनाया। ये है अरब प्रायद्वीप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसका सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है, जहां मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थल आप पढ़ते हैं मक्का मदीना। कैपिटल रियाद, करेंसी रियल है। अगला प्रश्न है, जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश कौन बना है? रिसेंटली चाइना ने जापान को पीछे छोड़ा है और दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश ये बन गया है। हालांकि पॉपुलेशन के मामले में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ा है। सबसे ज्यादा ट्रेड भारत का अमेरिका के साथ है, और व्यापार घाटा पहली बार भारत का $100 अरब पार कर गया। किसके साथ? चाइना के साथ। त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ये बने त्रिपुरा के नए अध्यक्ष, जिसकी कैपिटल अगरतला, करेंसी माफ कीजिए मुख्यमंत्री मणिक साहा, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है। AR रहमान ये हो जाएंगे सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त। नीरज चोपड़ा ये ना स्विट्जरलैंड में फ्रेंडशिप दूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। शराब पर चेतावनी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश ये बन गया है आयरलैंड। अभी जो मैंने आपको यूके की लोकेशन बताई थी ना, यही आप आयरलैंड देख सकते हैं। ये एक पश्चिमी यूरोपियन देश है जो कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में आपका ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स ही आते हैं। शराब पर चेतावनी जारी करने वाला कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना, ये सभी जानकारी प्रदान करने वाला ये पहला देश बना, जिसकी कैपिटल डबलिन, करेंसी यूरो। प्रेसिडेंट यहाँ के माइकल डी हिंगिस बन जाएंगे। कनाडा से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? सिगरेट पर चेतावनी जारी करने वाला, हर सिगरेट पर चेतावनी जारी करने वाला ये पहला देश है। ब्रिटेन जो है
ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश है। और बच गया ऑप्शन में डेनमार्क। पानी के नीचे, या आप कह सकते हैं समुद्र के नीचे CO2 स्टोर करने वाला ये दुनिया का पहला देश है। आगे चलते हैं, हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, हाल ही में देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो कि झारखंड में बनकर के तैयार हुआ है। 165 एकड़ जमीन में फैला हुआ 550 करोड़ की लागत से बना है। 500 CCTV कैमरे हैं। पार्किंग की सुविधा, ऐसी पार्किंग जहां 2000 वाहनों को पार्क किया जा सकता है ना। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने इस हाई कोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। झारखंड जिसकी राजधानी हो जाएगी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एकमात्र यहाँ का नेशनल पार्क हो जाएगा बेतला नेशनल पार्क। आगे चलते हैं, वर्ष 2023 के लिए एक उपन्यास है टाइम शेल्टर, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत लिया है जॉर्जिया गॉस्पदनोव ने। पिछले साल का जीता था गीतांजलि श्री ने, इनकी रचना टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, है ना। सर डेविड चिपरफील्ड, तो इन्हें प्रिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड, वास्तुकला के क्षेत्र का सर्वोच्च अवार्ड है ये मिला है। लुइस कैफरली जो है, इन्हें मैथ्स के क्षेत्र का नोबल कहे जाने वाला एबल पुरस्कार मिला है 2023 का। आगे चलते हैं, हाल ही में किस देश के हैरिस पार्क का नाम बदला है, बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है हैरिस पार्क। यहाँ ना इंडियंस बहुत रहते हैं, आबादी इंडियंस की ज्यादा है, इसलिए इस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया किया गया है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, एंथनी अल्बनीज, ये प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार भारतीय दौरे पर आए थे, इसलिए इनका नाम भी चर्चे में था। मई 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। इसमें लोकसभा के जो अध्यक्ष की सीट है, इसके बगल में रखा गया है शेंगोल। ये जो आप देख रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथ में, यही शेंगोल है। चोल वंशी ये माना जा रहा है। गलती से यहाँ पर 2047 लिख गया है, ये होगा 1947। तो अगस्त 1947 में जब भारत को आजादी दी जा रही थी, तो उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड दिया गया, जिसे आप शेंगोल कहते हैं। COP28 जो इस साल यूएई होस्ट कर रहा है, इसके सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं मुकेश अंबानी जी। ये देखिए, COP28 कौन सा देश होस्ट कर रहा है, ये जरूर आप याद रखेंगे। तो इसके सलाहकार समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें कि मुकेश अंबानी जी शामिल हैं। रियलमी जो कि एक चाइनीज फोन ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली बने हैं शाहरुख खान। सलमान खान ना ये भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर है। आयुष्मान खुराना, यूनिसेफ इंडिया ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। कार्तिक, ये लावा इंडियन मोबाइल ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अब चलिए, अभी हमने फिल्म फेयर अवार्ड देखा स्टार्टिंग में ही, अब हम आईफा अवार्ड डिस्कस कर लेते हैं। आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है दृश्यम 2 ने, माफ कीजिएगा, दृश्यम 2 इसमें बेस्ट फिल्म है। और अच्छा, बेस्ट डायरेक्टर का आगे मैंने मेंशन किया है। और ये जो बाकी के 3 ऑप्शन है, ये हम सभी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है ऋतिक रोशन ने, इनकी फिल्म विक्रम वेधा के लिए। पिछले साल का विकी कौशल ने जीता था। रणवीर कपूर का मैं डिस्कशन कर चुकी। फिल्म फेयर अवार्ड हमने राजकुमार राव से रिलेट किया। देखिए, एक्ट्रेस सब में कॉमन है, आप कोई सा भी इस साल का फिल्म अवार्ड पढ़े, एक्ट्रेस सब में कॉमन है। आलिया भट्ट हो जाएंगी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। जबकि नेशनल फिल्म अवार्ड मैंने क्या रिलेट करवाया है आपको, आलिया भट्ट और कृति सेनन दोनों को ही याद रखना है, ठीक है। 4 नेशनल अवार्ड पाने वाली इकलौती अभिनेत्री कंगना रनौत है। इसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है आर माधवन ने, इनकी फिल्म रॉकेटरी द नंबे इफेक्ट के लिए। अब आईपीएल के कुछ क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए हैं। देखिए, इस साल जो क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट रहा, इसमें आईपीएल इंपॉर्टेंट है। आईपीएल जिसकी फुल फॉर्म बनती है इंडियन प्रीमियर लीग, 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। और उस हिसाब से यदि हम देखें तो इस साल इसका 16वां एडिशन रहा था, जो कि जीत लिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हरा करके। चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन हार्दिक पांड्या और सीएसके के महेंद्र सिंह धोनी, विजेता उपविजेता तीसरे चौथे स्थान पर जो टीम रही, उन्हें इतने पैसे मिले हैं। फाइनल इसका क्रिकेट का जो सबसे बड़ा मैदान है दुनिया का, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यहां पर हुआ है। सबसे ज्यादा आईपीएल खिताब किसके नाम पर है? 16 एडिशन हो चुके, इस 16 में से 5 आईपीएल अपने नाम किए हैं मुंबई इंडियंस ने, और 5 आईपीएल इसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं। आगे चलते हैं, आईपीएल सीजन में ऑरेंज कैप किसने जीता? ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को मिलता है जो कि सबसे ज्यादा रन बनाता है, जो कि जीता है
शुभमन गिल ने, इन्होंने 17 मैचों में 890 रन बनाए हैं, 10 लाख रुपए का इनाम मिला। पिछले साल का हालांकि जोस बटलर को मिला था। डेविड वार्नर सबसे ज्यादा आईपीएल खेलने वाले विदेशी कप्तान, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सैम करन आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। आईपीएल में ना 13 बॉलों में सबसे तेज 50 रन ये यशस्वी जायसवाल ने बनाए थे, नया रिकॉर्ड। पर्पल कैप किसे मिलता है? वो खिलाड़ी जो कि सबसे ज्यादा विकेट ले, तो ये जीता था मोहम्मद शमी ने। पिछले साल का माफ कीजिएगा, युजवेंद्र चहल ने जीता था 2022 वाला। तो ये मोहम्मद शमी 16 मैचों में 28 विकेट लिए थे इन्होंने। कगिसो रबाडा की कंट्री कौन सी है? साउथ अफ्रीका। सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी आईपीएल में। और मोहम्मद शमी भाई चर्चे में भी नाम है। अभी इस बार जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप भारत होस्ट कर रहा है, लगभग 20 सालों में भारत न्यूजीलैंड से कभी नहीं जीता था, लेकिन बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। 22 अक्टूबर का यदि आप लोगों ने मैच देखा हो तो मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए थे मेरे ख्याल से, न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए इस मैच में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला? तो ये ड्वेन कॉनवे को मिला। ड्वेन कॉनवे की कंट्री में आप कंफ्यूज होंगे तो देखिए, साउथ अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था। और ये खेलते किसके लिए हैं? खेलते हैं न्यूजीलैंड के लिए। ठीक है, तो चेन्नई सुपर किंग्स को इसका 5वां खिताब दिलाने में इन्होंने जो है भूमिका निभाई थी, इसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है। आईपीएल में 250 मैचेस खेलने वाले खिलाड़ी ये है महेंद्र सिंह धोनी। देश के नए सतर्कता आयुक्त जो कि बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो तीसरा पॉइंट याद रखिए, संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। हालांकि वैधानिक दर्जा इसे 2003 में मिला था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं और इनका कार्यकाल 4 साल या 65 वर्ष इस तक होता है। राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम है। देश के जो अटॉर्नी जनरल हैं ये हो जाएंगे आर वेंकटरमनी। 2023 में भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान किसे मिला है? हालांकि 2021 वाला है, प्रदान अभी किए गए हैं, तो याद रखें 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड नीलमणि फूकन है और 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड यहाँ पर दामोदर माउजो हो जाएगा। दोनों ही आपको याद रख लेना है, क्रमशः 2020 और 21 के लिए। साहित्य के जगत का दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान यही हो जाएगा, है ना। इसके पहले मैं व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान आपको बता ही चुकी हूँ। हाल ही में खीर भवानी मेला किस राज्य या यूटी में मनाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला प्रमुख फेस्टिवल है जो कि कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाता है। गोवा में पहली बार पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया दिव्यांगों के लिए। मध्य प्रदेश में खजुराहो महोत्सव का 49वां आयोजन किया गया। और हरेली और छेरछेरा कृषि का त्योहार है, ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। आगे चलते हैं, 2 जून को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 88 क्वेश्चन हमारे खत्म हुए और इसी के साथ हमारे मई के करंट अफेयर खत्म हुए। अब हम पहुंच चुके हैं जून के करंट अफेयर में। तो 2 जून को तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना था। हालांकि अब देश में 28 राज्य हैं, ये याद रखिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये यूटी बन चुके हैं। 8 यूटीज हैं, है ना। तो तेलंगाना ने 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाया। हैदराबाद ने ये भारत में शामिल नहीं हो रहा था, इसे शामिल करने के लिए जो सैन्य अभियान चलाया गया, इसका नाम ऑपरेशन पोलो है। तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा। चार मीनार यही हैदराबाद में है, 1591 में स्थापना हुई। यही स्थित है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और प्रसिद्ध वारंगल का किला जो यहाँ है, ये काकतीयों के द्वारा बनवाया गया था। हाल ही में किस देश का पहला जासूसी उपग्रह फेल हुआ है? तो नॉर्थ कोरिया ने अपना रिसेंटली जो जासूसी उपग्रह लॉन्च किया था, यह फेल हो चुका है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों के बीच में 38 पैरेलल लाइन है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग करेंसी वॉन तानाशाह किम जोंग उन हो जाएंगे। सेल की पहली महिला अध्यक्ष ये सोमा मंडल थी, लेकिन इसी साल इसके नए सीएमडी बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश। सेल की स्थापना 1954 में हुई। दिल्ली में मुख्यालय है। प्रवीण सूद सीबीआई के महानिदेशक। और चीफ विजिलेंस कमीशन अभी जस्ट हमने पढ़ा है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। जून 2023 में किस राज्य में 2 एक्सप्रेस ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच में भीषण हादसा हुआ? देखिए, 91 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और बीच बीच में मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे स्टार भी लगाना है। याद आएगा तो बताते जाऊंगी, बाकी पीडीएफ में देख लूंगी मैं। तो ये न्यूज जो थी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड न्यूज थी, ओडिशा की ये घटना है। 2 जून 2023 की शाम को ये घटना हुई थी। 238 लोगों की जान चली गई थी इसमें। हालांकि आंकड़े ज्यादा थे, न्यूज़पेपर में कुछ और ही बताए गए थे। तो ये जो घटना है बालासोर जिले के बहंगा रेलवे स्टेशन के पास हुई। यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के चलने के दौरान
ट्रैक से 2 डिब्बे पटरी से नीचे उतरे। इसके अपोजिट डायरेक्शन से जो कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस के करीब 17 डिब्बे पटरी से उतरे और मालगाड़ी से टकरा गए और बाद में ये हादसा, बेहद भीषण हादसा हमने देखा था जून के महीने में। फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब जो कि है रियल मैड्रिड स्पेन का, हालांकि इनके अमाउंट याद नहीं रखने कितना महंगा है, वन लाइनर में ही याद रख सकते हैं। अल नासार, ये मैंने जस्ट रिलेट किया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का क्लब है जो कि वर्तमान में खेल रहे हैं सऊदी अरब का। बर्सिलोना स्पेन का है। इस प्रश्न पर स्टार लगाइए। देश का पहला सोलर सिटी कौन बनने जा रहा है? ये बन चुका है कौन? सांची मध्य प्रदेश का शहर है। सोलर सिटी के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। सांची के हर घर में सोलर ऊर्जा से बिजली पहुंचाई जाएगी। सांची शहर के लिए 3 मिलियन यूनिट ऊर्जा प्रति वर्ष की आवश्यकता होती है, जबकि 5.6 मिलियन यूनिट वार्षिक उत्पादन क्षमता की व्यवस्था की जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश भी अपना पहला सोलर सिटी ये अयोध्या में स्थापित करने जा रही है। अब ऑप्शन में मैंने सभी मध्य प्रदेश के शहर लिखे हैं, जैसे कि इंदौर, ये सबसे स्वच्छ सिटी है। उज्जैन, यहाँ महाकाल लोक का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। खंडवा, खंडवा की लोकेशन पहले देख लीजिए, यह है खंडवा। यह नर्मदा नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ सोलर प्लांट ये बनने जा रहा है। आगे चलते हैं। हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन टॉप पर था? देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो पहला एडिशन था, ये आयोजित किया गया था ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में, जिसमें कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ टॉप पर था। दूसरा एडिशन इसका आयोजित किया गया था कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर में, ये सेकेंड एडिशन, जिसमें कि जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर था टॉप पर। अब जो तीसरा एडिशन इसका आयोजित किया गया ना, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया और इस तीसरे संस्करण में फिर से पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ही टॉप पर आ गई है ना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो यहां से आपने बी और सी तो देख ली, यहां से ए और डी को क्या रिलेट करेंगे? देखिए, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर कर्णम मल्लेश्वरी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 125 स्मार्ट क्लासरूम वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है, याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस, हालांकि डेज मैंने बहुत कम मेंशन की है, जो एकदम इंपॉर्टेंट है वही। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार जो कैंपेन चलाया गया ये था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बस यही आपको स्टार लगा करके याद रखना है, क्योंकि प्लास्टिक दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। जितना प्लास्टिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं 10% से भी कम रिसाइकलिंग हो पाता है इसका, इसलिए पर्यावरण के सामने ये चिंता का विषय है। थीम इसी की तर्ज पर रखी गई है। हाल ही में जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रिलीज किया गया है, इसमें कौन सा संस्थान टॉप पर है? तो लगातार 5वें वर्ष इसमें आईआईटी मद्रास टॉप पर हो जाएगा। ठीक है। आईआईटी कानपुर के द्वारा पहला आर्टिफिशियल हार्ट, पहला कृत्रिम हृदय बनाया गया है। आईआईटी दिल्ली ये अपना पहला ब्रांच अबू धाबी में ओपन कर रही है। हालांकि आएंगे ऐसे क्वेश्चन, हम बता देंगे उसमें आगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र की अध्यक्षता सितंबर अक्टूबर में हुई और इसके अध्यक्ष ये वर्तमान में, मतलब ये जून के टाइम में डेनिस फ्रांसिस बने थे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये यूनाइटेड नेशंस के ही 6 भागों में से एक है, जिसकी बैठक अभी न्यूयॉर्क में हुई है। पार्टिसिपेट करने विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे हैं। वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं ये अजय बंगा हमने पढ़ा है। यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस, टेड्रोस अदानोम ये हो जाएंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। सूरी नाम का सर्वोच्च सम्मान से रिसेंटली किसे सम्मानित किया गया है? तो सूरी नाम का सर्वोच्च सम्मान जो कि है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, जो कि मिल चुका है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। ये भी जून के महीने में सूरी नाम के दौरे पर थी। सूरी नाम में ना बहुत सारे भारतीय रहते हैं, इवन यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये भी भारतीय मूल के हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। भारत सूरी नाम का 150 साल पुराना रिश्ता है। यहाँ ये दौरे पर गई थी, जहां इन्हें यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। कैपिटल यहाँ की पारमारिबो, करेंसी सूरीनामी डॉलर हो जाएगी। हाल ही में किस राज्य में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना, फोन परियोजना की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत रिसेंटली केरल में की गई है। यहाँ पर सस्ती दरों पर इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड कराने के पर्पज से केरल सरकार की पहले फोन परियोजना। भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय क्रूज शिप सेवा की शुरुआत किस देश के बीच में होगी? तो हम जून में पढ़ रहे हैं कि होगी, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। अक्टूबर करंट अफेयर पहुंचते पहुंचते तक हम पढ़ेंगे कि हो चुकी है, क्योंकि देखिए दुनिया की सबसे लंबी क्रूज है गंगा विलास, जो कि बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच में चलती है ना। इसका रूट बांग्लादेश से होकर के भी जाता है, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय क्रूज नहीं कहलाएगी, क्योंकि बांग्लादेश से कोई भी नया यात्री सवार नहीं होता। तो भारत
और श्रीलंका के बीच में ये शुरू होगा अक्टूबर के टाइम में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर ये बनने जा रहा है तेलंगाना में। ठीक है। इस मंदिर का निर्माण स्थानीय इंफ्राटेक कंपनी अप्सूजा इंफ्राटेक के द्वारा किया जा रहा है। इसकी राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। दुनिया का पहला, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस यदि आपसे पूछा जाता तो ये कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में ओपन हुआ है इसी साल। हाल ही में किस बैंक ने बैंगलोर में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो एसबीआई के द्वारा कुबेर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। एक लाइन में यदि कहूं तो ग्राहकों को और बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के पर्पज से एसबीआई ने लॉन्च किया है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। दिनेश कुमार खारा वर्तमान में इसके चेयरमैन हो जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राम स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना का नाम है अमृत धरोहर योजना, जो कि झीलों के महत्व को और उनके संरक्षण पर जोर देती है। इसका उद्देश्य प्रदूषण, अतिक्रमण और क्लाइमेट चेंजेस जैसे जो विभिन्न मुद्दे हैं, इसके कारण खतरे में पड़ रहा जो भारत का आर्द्र भूमि है, इसे रक्षित किया जा सके। स्वनिधि योजना ना ये लॉकडाउन के टाइम शुरू की गई थी स्ट्रीट वेंडर को फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए, जिसके क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, हम डिस्कस कर चुके हैं। 24 फरवरी 2019 की स्कीम थी किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें कि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में किसानों को 6,000 रुपए तक की फाइनेंशियल हेल्प दे रही थी सरकार। उज्ज्वला योजना ये 1 मई 2016 से शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया से, और इसका दूसरा एडिशन आया 2021 में उत्तर प्रदेश के महोबा से। आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए जिस योजना की शुरुआत की है, इसका नाम है मिष्टी योजना, जिसकी फुल फॉर्म बनती है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सॉइल एंड हैबिटेट्स एंड टेंगेबल इनकम्स। ये आपको इसलिए भी याद रखना है भाई, क्योंकि इस साल का जो बजट पेश हुआ ना, इसमें इस योजना का उल्लेख भी था। इसका उद्देश्य मैंग्रोव परिस्थिति यानी कि भारत के जो कोस्टल लाइन है, यहाँ पर मैंग्रोव वृक्षारोपण करना। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किसे विकसित किया गया? तो यह है भिवंडी तालुका। कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। कार्बन न्यूट्रलिटी कहने का मतलब है कि जितनी मात्रा में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो रहा है, जैसे कि 1,000 टन ये फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, कारों से निकलने वाला धुआं, इन सभी के माध्यम से वायुमंडल में 1,000 टन CO2 निकल रहा है। तो इतनी ही मात्रा में इसे दबा दिया जाए, कैसे दबाया जाएगा भाई? ई व्हीकल का प्रयोग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी को बढ़ावा दीजिए, तो उस हिसाब से ये उतना मैनेज हो जाएगा। तो ये भिवंडी तालुका है। फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, देश के पहले गांव के नाम से अब जाना जाएगा माणा को। कहाँ है? उत्तराखंड में, जिससे पहले लास्ट विलेज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। बाचा गांव मध्य प्रदेश में है और मोंडेरा गुजरात में है। दोनों में एक चीज कॉमन है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बाचा गांव जो है ये सोलर एनर्जी से संचालित देश का पहला गांव है, लेकिन 24/7 सोलर एनर्जी से संचालित पहला गांव मांडेरा है। कंफ्यूज नहीं होंगे। भारत और किस देश के सैनिकों के बीच में एकता अभ्यास, एक नेवल एक्सरसाइज है, भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया गया। इंडिया के नक्शे में ये छोटा सा देश है मालदीव, एशिया का सबसे छोटा देश। इसकी कैपिटल माले, करेंसी रुपया। इन्हीं दोनों देशों के बीच में भी हाल ही में एकता अभ्यास आयोजित किया गया है। यदि मैं बात करूं ब्रिटेन के साथ भारत की होने वाली एक्सरसाइज, तो एक होगी कोंकण, एक हो जाएगी अजय वॉरियर। वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, शिन्यू मैत्री, जिमैक्स, ये सभी जापान के साथ होती है, जबकि मित्र शक्ति और सिलेनेक्स एक्सरसाइज भारत की आप श्रीलंका के साथ रिलेट कर सकते हैं। जून के महीने में ही 5वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिलीज किया गया। इसमें बड़े राज्यों की कैटेगरी में केरल को टॉप पर रखा गया है, छोटे राज्यों में गोवा और यूटीज में जम्मू कश्मीर को टॉप पर रखा गया है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 2008 में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो ये बन गया है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, जहां यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय आप पढ़ते हैं, और ये न्यूयॉर्क जो है ना, ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में इसने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। लाहौर पाकिस्तान में है। वेना दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटी है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल। कोपेनहेगन सेफेस्ट सिटी में शामिल है, ये डेनमार्क की कैपिटल है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? ऑनलाइन जो हम लेन देन करते हैं, तो उस मामले में भारत पहले स्थान पर है। 2022 बीते साल में 89.5 मिलियन लेन देन के साथ
भारत 5 देशों की लिस्ट में टॉप पर है। भारत के बाद फिर चाइना, थाईलैंड, साउथ कोरिया, इन देशों का स्थान आता है। माफ कीजिए, चाइना के पहले ब्राजील है इसमें। हाल ही में 27 साल बाद किस देश में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो इस साल भारत ही होस्ट करने जा रहा है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। लास्ट टाइम 1996 में किया था, अभी जम्मू कश्मीर में होगा इस साल। इस साल आसियान समिट होस्ट किया इंडोनेशिया ने। समर ओलंपिक अभी नेक्स्ट ईयर फ्रांस होस्ट करेगा। जापान ने G7 होस्ट किया है। आगे चलते हैं, हाल ही में किस देश में अरब सागर में बनने वाले चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा गया है? तो ये बिपरजॉय चक्रवात चर्चे में था। इसने अरब सागर में मतलब ये उत्पत्ति हुई इसकी, और इसका नामकरण किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड में आप लोगों को हो सकता है म्यूजिक सुनाई दे रहा हो। जिस कमरे में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, पड़ोसी की दीवार लगी हुई है और थोड़े पुराने गाने ज्यादा जोर से चला रहे हैं। बीच में रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं कर सकती। यदि ज्यादा दिक्कत होगी तो फिर मैं जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उतने ही करेंगे हम। फिर 150 क्वेश्चन करके मुझे इसके 3 पार्ट लाने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम इसमें ज्यादा हो रहा है। ठीक है। गुलाब चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में बना था, इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। एक शाहीन चक्रवात अरब सागर में बना था, इसका नामकरण सऊदी अरब ने किया। अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के मोचा साइक्लोन, म्यांमार को प्रभावित किया था मोचा ने, और नामकरण यमन ने किया था। ठीक है। आगे चलते हैं। बीएसएफ के महानिदेशक ये जून के महीने में बने हैं नितिन अग्रवाल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय। ड्यूटी अनटू डेथ यानी कि जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका मोटो हो जाएगा। SL 1000 ये CRPF के बने। मनोज पांडे ये तो इंडियन आर्मी के प्रमुख हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन ये केंद्रीय मंत्री, माफ कीजिए, यहाँ के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, इन्होंने किया। हालांकि अमित शाह करने वाले थे, लेकिन फिर बाद में यहाँ के उपराज्यपाल ने किया। उत्तर भारत का पहला तिरुपति बालाजी मंदिर यदि आपसे पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर में 62 एकड़ की भूमि पर लगभग 25 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो इस साल का रहा, ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। देखिए 7 से 11 जून तक ये आयोजित किया गया इंग्लैंड के द ओवल में। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया 209 रन से, है ना। तो भारतीय टीम इसमें दूसरे स्थान पर रही, जिसमें कैप्टनसी भारत की तरफ से रोहित शर्मा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस कर रहे थे। किस राज्य के इशाद आम को जीआई टैग मिला? तो ये कर्नाटक का प्रोडक्ट है इशाद आम। देखिए किसी भी प्रोडक्ट को यदि जीआई टैग मिलता है ना, 10 साल के लिए वैलिड रहता है, फिर इसे रिन्यू कराना पड़ता है। किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, समझ लीजिए, लोगों में डिमांड बढ़ जाती है। पहली बार ये मिला था 2004 में। किसे मिला था? तो ये मिला था दार्जिलिंग की चाय को। उत्तर प्रदेश के अमरोहा ढोलक को रिसेंटली जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश का सुंदरजा आम, बिहार के मरचा चावल को। जो लोग बिहार से करंट अफेयर देख रहे हैं ये याद रखिए, ये 14th प्रोडक्ट है बिहार का, लेकिन कृषि के क्षेत्र का 6वां है, ये जरूर याद रखें। आगे चलते हैं। अच्छा, कर्नाटक के फैक्ट लिखे हैं जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में टॉप पर, सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर यूनिट यहाँ, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। 3 करंट अफेयर मैंने पढ़ा दिए। अब पहला चंदन संग्रहालय यही, और संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता यही हो जाएगा। कौन सा देश यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ? तो अमेरिका, जो यूनेस्को से बाहर हो गया था, अभी फिर से इसमें शामिल हो गया है। यूनेस्को जिसकी स्थापना 1945 में हुई, पेरिस फ्रांस में मुख्यालय, आद्रे अजौले प्रमुख है। जून के टाइम में यदि आप पढ़ते ना, तो यूनेस्को में शामिल टोटल भारतीय स्थलों की संख्या 40 थी। 40वां ये गुजरात का धौलावीरा था, लेकिन आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ अक्टूबर में, तो अक्टूबर में अब इसमें 41वां भी शामिल हो गया है, 42वां भी। कर्नाटक का होयसला टेम्पल 42वां है, और 41वां है पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन। तो ये सभी क्वेश्चन अब आपको आगे देखने को मिलेंगे, रिलेट कर पाएंगे आप लोग। अब नया मेंबर कंट्री शामिल होने की बात की जा रही है, तो याद कीजिए ईस्ट तिमोर ये आसियान का नया मेंबर बना है, 11वां मेंबर कंट्री। फिनलैंड ये नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का ये 31वां मेंबर कंट्री बना है। जबकि ईरान ईरान संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां मेंबर कंट्री बना। मुझे रिकॉर्डिंग करने में ज्यादा ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि पता नहीं आप लोगों को वीडियो में समझ में आ रहा हो या नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर ज्यादा डिस्टरबेंस फील हो रही है म्यूजिक के कारण। ठीक है, तो हो पाएगा तो 150 क्वेश्चन तक मैं देख रही हूँ। यदि म्यूजिक बंद नहीं हुआ तो इस वीडियो को 150 क्वेश्चन में रोकेंगे, फिर ये 3 पार्ट में आएगा आपका, क्योंकि क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, भाग भी नहीं रहे हैं,
तो आराम आराम से चीजें डिस्कस करेंगे, फिर हम हर दिन एक एक पार्ट ले आएंगे, तो 3 दिन में आपका ये डन हो जाएगा। इकट्ठा आप इतना 450 क्वेश्चन देखेंगे भी नहीं, तो आपको भी प्रॉपर टाइम मिल जाएगा रिविजन के लिए, तो 150 रख लेंगे, ठीक है। देखते हैं, हाल ही में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरुआत रिसेंटली की गई है राजस्थान में, उदयपुर शहर का ऑक्सीजन हब कहे जाने वाले गुलाब बाग में इसकी शुरुआत की गई। सीएनजी से चलने वाली पहली टॉय ट्रेन, सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। राजस्थान एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ अब हालांकि 3 नए जिले और बनने जा रहे हैं। राजधानी इसकी जयपुर हो जाएगी। मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत ये हो जाएंगे। हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर, इसके पहले मैं आपको बता दूं, यहां से एक स्टेच्यू आप रिलेट करेंगे, स्टेच्यू ऑफ बिलीव, विश्वास स्वरूपन, भगवान शंकर की सबसे बड़ी प्रतिमा भारत में कहीं बनाई गई है, तो ये राजस्थान है। गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, वर्तमान में 25वें क्रम के गवर्नर है, आप जानते ही हैं। तो ये अवार्ड पाने वाले देश के दूसरे गवर्नर बने हैं। इसके पहले 2015 में, देश के मतलब आरबीआई के, रघुराम राजन ये अवार्ड पा चुके हैं 2015 में। जून 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस देश में कांग्रेस की संयुक्त बैठक को 2 बार संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं ये जून के टाइम में। अमेरिका की संसद को इन्होंने संबोधित किया है ना। हालांकि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर 3 बार कर चुके हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ पहले भारतीय, तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं। ब्रिटेन ने जेन मेरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ब्रिटेन ने जेन मेरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी है, और ये इस्लामाबाद में पहली महिला ब्रिटिश दूत बनकर के आई है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व बना है? तो ये मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है, जरूर याद रखें। देखिए, टाइगर का डिस्कशन आया है तो सबसे ज्यादा टाइगर भी मध्य प्रदेश में है। हालांकि ये भी क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। टाइगर डे ये आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कान्हा पेज, कान्हा पेज, पन्ना, माधव, सतपुड़ा, वन विहार, फाजिली सभी आप यहीं पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हरियाणा में कलेसर, सुल्तानपुर, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट। अच्छा, जिम कॉर्बेट से ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, याद रखिए, 1973 से। हाल ही में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख कौन बने हैं? तो पहले सामंत कुमार गोयल थे और इन्हीं का स्थान लिया है रवि सिन्हा ने। अब ये हैं देश के नए रॉ के प्रमुख। रॉ की स्थापना 1968 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय है। तपन कुमार डे का ये आईबी के प्रमुख है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के। अजीत डोवाल देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये हो जाएंगे। 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करने जा रहा है गोवा। मस्कट जरूर याद रखिए भाई, मूगा है और ये शुरू हो चुका है ना। अब आगे इसका डिस्कशन आएगा तो बताते जाऊंगी मैं। 36वें राष्ट्रीय खेल ये हुए थे गुजरात में लास्ट ईयर, जिसमें कि सर्विसेज टॉप पर था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपको रिलेट करना है मध्य प्रदेश से, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपको रिलेट करना है उत्तर प्रदेश से, 2023 वाले। हाल ही में वियतनाम को कौन सा युद्धपोत उपहार में देने की घोषणा भारत ने की है? तो आईएनएस कृपाण दिया जाएगा। वियतनाम भारत का पड़ोसी और इसके साथ भारत के संबंध भी अच्छे हैं। इसकी कैपिटल हनोई, करेंसी वियतनामी डोंग, प्रधानमंत्री फाम मी चिन। इतने डिफिकल्ट नाम नहीं पूछे जाएंगे भाई, वही कंट्री के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो चर्चे में रहते हैं वही पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। किस भारतीय विमानन कंपनी ने एयर इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 500 एयरबस विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है? तो फ्रांसीसी कंपनी को यह ऑर्डर दिया गया है इंडिगो के द्वारा। इंडिगो ने कितने 500 एयरबस विमान खरीदने का। इसके पहले यह रिकॉर्ड था किसके नाम पर? एयर इंडिया के नाम पर, जिसने कि 470 विमानों के लिए डील की थी। अब इसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए इंडिगो इससे आगे निकल गया है। अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज जो कि बन गई है नुसरत चौधरी। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में इस बार फिर से आइसलैंड टॉप पर है और भारत को 146 देशों में 127वें स्थान पर रखा गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिपोर्ट रिलीज करता है। आइसलैंड हालांकि शांति सूचकांक में भी टॉप पर है, तो पीस इंडेक्स में भी आइसलैंड टॉप पर है। हैप्पीनेस इंडेक्स में आपका फिनलैंड टॉप पर, इंडिया 126 में। इंडिया 126 में है हैप्पीनेस में भी, पीस में भी। अभी हमने देखा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर, इंडिया 161 में हो जाएगा। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो ये हो जाएंगे सलमान रुश्दी। अरुंधति राय अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी 1997 में। 2022 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री ने जीता। एंजेला मर्केल, इन्हें जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। जर्मनी की ये पूर्व चांसलर रही हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसी ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है, तो ये टेड्रोस अदानोम है, जो कि डब्ल्यूएचओ के प्रमुख हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में स्थापना हुई। लॉजन स्विट्जरलैंड में मुख्यालय। थॉमस बाक वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस लिया है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से, याद रखिए। दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर लिवेबिलिटी के मामले में पूछा जा रहा है, तो ये बन गया है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया नहीं कहा है मैंने, ऑस्ट्रिया, ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इतनी लंबी लिस्ट नहीं याद रखनी आपको, हालांकि सारी चीजें मैं मेंशन करके दूंगी। अभी हमने देखा न्यूयॉर्क, जो कि सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में टॉप पर है। भारत का सबसे बड़ा निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 जून की ये न्यूज है। लगभग 805 करोड़ का इसमें निवेश किया जाएगा। पहला चरण 100 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। इसमें एक साल में 500 कोच और 50 लोकोमोटिव निर्माण हो सकेंगे और सैकड़ों लोगों को, देखिए 550 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और इसमें लोगों को कनेक्ट किया जा सकेगा। अभी तेलंगाना का क्या करंट अफेयर हमने देखा है, देश का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल। गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष ये बन गए हैं हसमुख अधिया। गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थित आप कह सकते हैं एक व्यापारिक केंद्र है। पूरा नाम है इसका गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गिर वंसदा ब्लैक बक मरीन नेशनल पार्क आप यहीं से पढ़ते हैं। रवि सिन्हा रॉ के प्रमुख, प्रवीण सूद सीबीआई के, शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हो जाएंगे। हाल ही में किस फुटबॉलर ने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए किस पनडुब्बी की दुर्घटना से पायलट समेत 4 टूरिस्टों की मौत हुई है, तो ये टाइटन टाइटन पनडुब्बी में हमला हुआ था। ये न्यूज काफी ज्यादा चर्चे में थी। देखिए लगभग 111 साल पहले 1912 की न्यूज है ये, जब टाइटैनिक जहाज डूबा था। इसकी मूवी यदि आप लोगों ने देखी होगी, तो इसका मलबा अटलांटिक सागर में फंसा हुआ था। ज्यादा ही पैसा हो जाता है तो कहाँ हम इसका यूज करें, कुछ ज्यादा ही रोमांच इन 5 लोगों को सूझा, जिसमें कि 4 तो यात्री थे और एक इसमें पायलट था। इन 5 की मौत हो गई है। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए, अटलांटिक ओशन में मौजूद है इसका मलबा, और मलबे देखने गए इन सभी यात्रियों की इसमें मौत हो गई है। हालांकि मैंने मैप ऐड नहीं किया है ताकि आपको दिखा सकती मैं कि न्यू फाउंडलैंड से, कनाडा से न्यू फाउंडलैंड से बीच में जो सफर शुरू हुआ और 2 घंटे के मलबे पास पहुंच करके ये मतलब ऑक्सीजन से ही कंप्रेस होकर के एक तरह का ब्लास्ट हो गया और ये 5 की मौत हो गई। आर्टेमिस ना मून मिशन है यदि आप रिलेट करें नासा का, जिसके तहत पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टिना कोच भेजी जा रही है। स्टारशिप ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट जिसकी लॉन्चिंग फेल हुई थी। होप ये आप यूएई से रिलेट करेंगे, यूएई का पहला मार्स मिशन जिसके तहत पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नूरा अल मतरोशी को भेजा जा रहा था। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया है, तो ये सम्मानित किया है मिस्र ने। ऑर्डर ऑफ नील भी आप कह सकते हैं। इसी नील नदी पर प्रसिद्ध आसवन बांध बना हुआ है मिस्र में, तो ऐसे ही आप याद कर पाएंगे। ये देखिए लेक विक्टोरिया से निकलती है नील नदी और यहाँ जब इजिप्ट पहुंचेगी ना, तो इसी नील नदी पर आसवन बांध है। तो ऑर्डर ऑफ नील से सम्मानित किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस अवार्ड की स्थापना 1915 में हुई और प्रधानमंत्री को दिया जाने वाला 13वां राजकीय सम्मान है। हालांकि अभी फ्रांस ने, पापुआ न्यू गिनी ने, फिजी ने, जापान ने, इन सभी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। पूर्वोत्तर भारत में पानी के नीचे पहली सड़क सुरंग कहाँ बनेगी, तो ये असम में बनेगी। अभी पहली अंडर वाटर टनल हमने कहाँ देखी, मुंबई में देखी है ना। तो असम में नुमालीगढ़ और गोहपुर को जोड़ने वाली ये पहली सुरंग होगी, जिसमें लगभग 6000 करोड़ का खर्च आएगा। असम जिसकी राजधानी हो जाएगी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ये आपका असम में ही हो जाएगा। अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर अवकाश होगा, तो देखो न्यूयॉर्क, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे ना, न्यूयॉर्क में अब दिवाली के मौके पर जैसे भारत में छुट्टी होती है, सेम वैसे यहाँ भी रहा करेगी।
दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में भारत ने पीछे छोड़ा है चाइना को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया भर में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क अब अमेरिका का है। दूसरे स्थान पर पहले चाइना आया करता था, लेकिन अब पिछले 9 सालों में देश भर में 54,000 किलोमीटर नए नेशनल हाईवेज का निर्माण किया गया। उस मामले में भारत ने अब चाइना को पीछे छोड़ दिया है। किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलाई जाएगी? तो याद रखें, दुनिया की ऐसी पहली ट्रेन जो कि हाइड्रोजन से चलाई गई है, जर्मनी है। पूछा जाए एशिया की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कहाँ लॉन्च हुई, तब आपको लिखना है चाइना। दुनिया में पहली बार जर्मनी, एशिया में पहली बार चाइना, और पूछा जाए भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये चलाई जानी है आपका हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जींद सोनीपत मार्ग पर ये चलेगी। हरियाणा जिसकी कैपिटल चंडीगढ़, मुख्यमंत्री यहाँ के मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। सुल्तानपुर और कलेश्वर नेशनल पार्क यही हो जाएगा। मैंने आपको बताया सफारी पार्क दुनिया का सबसे बड़ा इसी हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। ये जो आप गुरुग्राम देख रहे हैं, यहाँ देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है ना, अनाज एटीएम। जॉन बैरिस्टर जिनका हाल ही में निधन हुआ, इन्होंने आविष्कार किया था लिथियम आयन बैटरी का, और ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। किस राज्य सरकार ने वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। बेसिकली वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किए गए प्रोग्राम में 1 सप्ताह के भीतर 5 लाख से अधिक पौधे यहाँ पर वितरित किए जाएंगे। उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य जल का पानी सुनिश्चित करने हेतु हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो जाएंगी। यहाँ स्थित है वाराणसी। वाराणसी कॉरिडोर के डिजाइनर विमल पटेल है, जो कि नई संसद भवन के भी डिजाइनर है। और कानपुर में देश का पहला लेदर पार्क, देश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी हमीरपुर में, सहारनपुर में पहला मास्क एटीएम, हालांकि 2 साल हो गए इस न्यूज को। और लखनऊ में पहला बंदर वन, अयोध्या में यहाँ की पहली सोलर सिटी। ये सभी चीज आगे हम रिलेट करेंगे, क्वेश्चन ही आएंगे क्योंकि ऐसे। सीबीआई के विशेष निदेशक कौन बने हैं? क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़े, महानिदेशक नहीं पूछा जा रहा है। विशेष निदेशक के रूप में अजय भटनागर की नियुक्ति की गई है। सीबीआई की स्थापना 1963 नई दिल्ली में मुख्यालय, जबकि सीबीआई के महानिदेशक पूछा जाता तब प्रवीण सुदान सर होता। यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी, और देश के सीडीएस हो जाएंगे अनिल चौहान। लॉजन डायमंड लीग जो कि जीत ली है नीरज चोपड़ा ने, भाला फेंक से रिलेटेड है। 87.66 का थ्रो इन्होंने किया और ये इसमें विजेता रहे हैं। 7 अगस्त को इन्हीं के सम्मान में भाला फेंक दिवस घोषित किया गया। स्विट्जरलैंड ने इन्हें अपने फ्रेंडशिप दूत के रूप में नियुक्त किया। बजरंग पुनिया पहलवान, मीराबाई चानू वेट लिफ्टर, पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हो जाएंगी। हाल ही में पतले प्लास्टिक बैग, या आप कह सकते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश जो कि बन रहा है न्यूजीलैंड। सिंगल यूज प्लास्टिक ना मतलब एक बार इस्तेमाल हो गया दोबारा इस्तेमाल नहीं होता, पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक में आपके कोल्ड ड्रिंक के स्ट्रॉ हो जाएंगे, खाने पीने वाले कंटेनर, कटलरी, इन सभी पर बैन लगा रही है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, करेंसी डॉलर। अभी जून का करंट अफेयर है, तो देखिए जून के टाइम में आप पढ़ते क्रिस हिपकिंस यहाँ के प्रधानमंत्री है। मैंने अपडेट करके लिख दिया है क्योंकि अक्टूबर के करंट अफेयर में आप पहुंचेंगे तब आप पढ़ेंगे कि क्रिस्टोफर लक्सन यहाँ के 42वें राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। तो अपडेटेड डेटा मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, है ना। और मैंने आपको पहले भी मैराथन क्लास दी थी, 1.5-2 घंटे से ज्यादा की ड्यूरेशन रखती नहीं। और यदि हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करें ना, तो मुझे लगता है 1.5 से 2 घंटे में आपके 500 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हर क्वेश्चन के थ्रू आपके 4 ऑप्शन क्लियर हो सके। क्वेश्चन से मिलता जुलता ऑप्शन रखती हूँ कि आप एक्स्ट्रा चीजें रिलेट कर पाए। जहां जरूरत होती है मैप ऐड करती हूँ कि मैप के थ्रू उस कंट्री की लोकेशन, करेंसी और उस कंट्री के बारे में यदि भारत के साथ कोई संबंध अच्छे हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव में उसकी लोकेशन ये देख सकें। तो एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कराने में ड्यूरेशन थोड़ी लंबी हो ही जाती है। ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम मेरी मैराथन क्लास देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि डेली करंट अफेयर में हम एक दिन में 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 15 से 20 मिनट की रखते हैं। एक कंप्लीट करंट अफेयर होता है जिसमें आपका कुछ भी नहीं छूटता। आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इंडिया में कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ये वीडियो सभी के लिए आपका फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, इसलिए थोड़ा फेथ रखिए, क्योंकि 5 साल से करंट अफेयर में जो टीचिंग का एक्सपीरियंस और आपके जो मेल्स रिसीव होते हैं, कोई सा भी एग्जाम हुआ, मैं सबसे पहले क्वेश्चन पेपर चेक करती हूँ कि हमारे पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन आए, और हर एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस इसमें रही है। इसलिए कह रही हूँ कि करंट अफेयर में आप
क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करें कि आपको जो प्रोवाइड कराया जाएगा बेहतर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहां से आपके 145 क्वेश्चन डन हुए। 150 से ज्यादा नहीं खींचूंगी वरना आप बोर हो जाएंगे, वीडियो छोड़ देंगे, देखेंगे नहीं। 3 पार्ट में कर लेते हैं। कोशिश यही थी 2 पार्ट में हो जाए, लेकिन समझाते समझाते इसमें बहुत टाइम लग गया। कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में नहीं निपटाएंगे, पूरे इसके 450 क्वेश्चन बैक टू बैक 3 पार्ट में कवर कर लेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, थोड़ा भी मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। प्लेलिस्ट बना दूंगी ताकि आपको तीनों ही वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाए। अंतिम के 5 प्रश्न हैं। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसकी शुरुआत रिसेंटली की गई है गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 700 मेगावाट इसकी क्षमता है। काकड़ापार परमाणु परियोजना कहाँ? गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। मोरबी में माछू रिवर पर जो पुल हादसा हुआ था, सैकड़ों लोगों की जान गई थी। ये कहाँ पढ़ा रखा है मैंने? जनवरी से अप्रैल वाली पीडीएफ देखेंगे। जनवरी से अप्रैल वाली वीडियो में इसका डिस्कशन आया है। भावनगर में दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल है ना। सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है। आगे चलते हैं। अब देखिए, भारत के पहले की बात की गई है तो सीएनजी पोर्ट टर्मिनल, सीएनजी टॉय ट्रेन हमने पढ़ा है उदयपुर से। अभी राजस्थान को रिलेट किया हमने। उत्तर प्रदेश से हमने देखी पॉड टैक्सी, और हरियाणा में क्या देखा? देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। तो सभी आप रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में देश के सॉलिसिटर जनरल कौन बने? तो तुषार मेहता तो थे ही, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 2018 में 2 साल के लिए बने, फिर 2020 में एक्सटेंशन मिला, अभी तीसरा एक्सटेंशन मिला है 3 साल के लिए। याद रखिए, आर वेंकट रमनी ये अटॉर्नी जनरल है भारत के। आर्टिकल नंबर 76 में अटॉर्नी जनरल को उल्लेख है। एमपीपीएससी के पिछले 3-4 साल के प्रश्न आप उठा करके देखें। 2020 का या 21 का सवाल है, ये एज इट इज पूछा गया है कि देश के महान्यायवादी का उल्लेख किस संविधान में है। तो मैं आप कोई सा भी स्टेट पीसीएस देने जा रहे हैं, बिहार का, यूपी का, राजस्थान का, आप यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं, आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं, सब के लिए फायदेमंद वीडियो है ये। के वेणुगोपाल ये देश के वर्तमान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। प्रवीण सूद ये सीबीआई के महानिदेशक है। प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है माइकल रॉसन को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश बच्चों के ये लेखक है माइकल रॉसन। लुइस कैफरली एबल प्राइज एनी एनॉक्स, याद कीजिए पिछले साल का साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जीता है इन्होंने। हालांकि अब 2023 के भी आ गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको मैं मेंशन करके दूंगी। और इस साल का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार ये जॉर्जिया गॉस्पिदनोव ने जीता है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कशन है। इसके दूसरी बार महानिदेशक क्यू डोंग्यू तो पहले भी थे और अभी ये फिर से बन गए हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका फॉर्मेशन ईयर 16 अक्टूबर 1945 है, इसलिए 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर रोम इटली में है। एंटोनियो गुटेरस यूनाइटेड नेशंस के, टेड्रोस अदानोम डब्ल्यूएचओ के, ज्ञानी इन्फेनिटो ये फीफा के अध्यक्ष हो जाएंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय राजदूत का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका नाम है ब्रजेंद्र नवनीत। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई, जेनेवा में मुख्यालय, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष नकोजी अंकोजी है, नाइजीरिया से बिलोंग करती है, याद रखेंगे। 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप किसने जीती? सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, तो ये जीत ली है भारत ने। 9वीं बार ये जीती है, कुवैत को हरा करके, 5-4 से हरा करके ये जीता है। बैंगलोर में आयोजित स्टेडियम में भारत ने ये प्रतियोगिता अपने नाम कर ली है। इसका आयोजन हर 2 साल में एक बार होता है। अभी हमने टेस्ट चैंपियनशिप देखी थी ऑस्ट्रेलिया से। फीफा मेंस वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता। अब स्पोर्ट्स के भी आगे सवाल आएंगे तो हम ऐड करते जाएंगे इसमें, है ना। तो आज 150 प्रश्न ही रखते हैं। ड्यूरेशन लगभग मेरे हिसाब से 2 घंटे पहुंचने लगी होगी, कोई बात नहीं है। इतनी ड्यूरेशन का आप एक पार्ट देखिए। और हाँ, फिर से कहूंगी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो डेली हम ये 1.5-2 घंटे की 3 क्लास आपके लिए रिकॉर्ड कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।